नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार हफ्ता और ख़त्म हो रहा है उतने ही शानदार नोट पर। हालांकि अब ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट हल्का हुआ है अपने ऊपरी लेवल से, लेकिन फिर भी चलेगा। इतना ज़बरदस्त रैली हुई है मार्केट में, फिर भी काफ़ी शानदार हफ्ता रहा है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स की लगातार पांचवें दिन रफ्तार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होने के बावजूद 23,300 के पास। बैंक निफ्टी भी 50,000 के ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, दोनों इंडेक्स 1 से 1.25% तक चढ़े। मेटल एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में। निफ्टी, ऑटो, रियल्टी, फार्मा इंडेक्स 1 से 1.5% तक दौड़े। आईटी में दिखी निचले स्तरों से रिकवरी, वहीं 3.25% के करीब रिकवरी। 3% उछलकर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा बजाज फाइनेंस। लीडरशिप में बदलाव और ब्रोकरेज के थम्स अप से शेयर में जोश। उधर बेन कैपिटल से डील के बाद मन्नापुरम 8% दौड़ा। आज का आवास स्पॉटलाइट शेयर एबी कैपिटल भी करीब 5% दौड़ा। पावर और एनर्जी शेयरों में जोरदार तेजी। एसजेवीएन और एनएचपीसी 5 से 6% उछले। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर जैसे शेयरों में जोरदार तेजी। बाजार का सेंटीमेंट सुधरने से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी जारी। बीएसई और सीडीएसएल में 4% का उछाल। इस हफ्ते एंजल वन 18% तो सीडीएसएल 14% चला। और नई सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता से सोमवार को होगी सेबी बोर्ड की अहम बैठक। एफपीआई के डिस्क्लोजर नियम हो सकते हैं आसान। रिसर्च एनालिस्ट की फीस पर भी राहत संभव। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे और शेयर में रहेंगे आज अगले 1.5 घंटे आपके साथ। वीरू इस समय फ्लाइट में है, ऑब्वियसली वो मुंबई आ रहे हैं और मार्केट गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए अगले 2 दिनों में। खैर उसकी बात करेंगे हम, लेकिन पहले बात करते हैं मार्केट की। आज मार्केट के लिए फिर एक अच्छा दिन। और एक चीज़ देखिए श्रेया, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून। पुराने पैटर्न पर मार्केट ने आज काम किया। क्या है पैटर्न पुराना? सुबह एक डिप देता है मार्केट आपको। उस आप पिछले 4 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, एक बार के लिए सुबह डिप आती है और उसमें कई लोग को अनकंफर्टेबल लगता है लें या ना लें। आज सुबह तो खुलते ही आई वो डिप 9:15 बजे ही, लेकिन बस उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर आपने नहीं बाय किया तो फिर नहीं मिला आपको। और सुबह गिरावट मिली और फिर आज तेज़ी आई। आज की हाईलाइट है आईटी में रिकवरी। कुछ देर में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आईटी इंडेक्स सुबह 800 पॉइंट नीचे खुलकर अब एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है। एक वक्त हम ग्रीन में भी आ गए थे, हालांकि हाई लेवल से फिर हल्के पड़े। ये क्लासिकल बुल मार्केट है। ये क्लासिकल बुल मार्केट है जहाँ पर आप ख़राब खबरों पर भी खरीदारी कर रहे हैं। और कहाँ पे हमने एडिया छोड़े थे, कहाँ हमने यहाँ पर डोमेस्टिक स्टॉक्स देखे। निफ्टी ने आज एक और चीज़ की। निफ्टी ने आज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, जो आज सुबह हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 23,400। उसको हटा दीजिए, 23,400 का जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो छुआ। 22,400 नहीं छुए तो अच्छा है, वैसे इतना पेन देख लिया है तो। और 23,400 छूकर उसके बाद थोड़ा सा फिसले हम, इनफैक्ट करीब करीब 100 पॉइंट फिसले वहाँ से, लेकिन ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और बैंक निफ्टी भी अभी भी काफ़ी तेज़ी में, अभी भी पोजिशनल लॉन्ग ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा दे रहा है बैंक निफ्टी। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा। लेकिन मैं तो ये बात मानता हूँ कि यहाँ से ना और कुछ ना भी हो, मार्केट यहाँ से और 100-200 पॉइंट गिर भी जाए ना, तब भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपने बहुत शानदार गेंस, अगर आपने उस टेक्सचर पे भरोसा रखा और बने रहते। वैसे एक बात बताऊँ, इतनी बड़ी रैली में कोई नहीं बना रह सकता, क्योंकि खासतौर से जब आप इतने बड़े काउंटर ट्रेंड में होते हैं, इतनी बड़ी रैली में कोई नहीं बना रहता। लेकिन एटलीस्ट हफ्ता अच्छा रहा होगा, लोगों ने पैसा बनाया होगा, थोड़े से पोर्टफोलियो वापस ग्रीन में आए होंगे। ये देखकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है। और हफ्ते का आखिरी कारोबार इतने और लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन जब बाजार में इतनी अच्छी रौनक हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी ने, आपने जैसा कि मेंशन किया, हालांकि हायर साइड से थोड़ा सा नीचे फिसला, लेकिन अभी भी 23,298 के लेवल पर इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी में रौनक, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में रौनक। सवाल यहाँ पे ये कि जैसा कि आपने कहा, ये टिपिकल बुल मार्केट आपको दिखाई दे रही है। खराब खबरें पे भी मार्केट अच्छे से खासे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या लग रहा है, टेक्सचर वापस आ गया है पॉजिटिविटी का? क्या हिदायत अब यहाँ से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, पहली बात तो श्रेया, अगर इस मार्केट में आपने पैसा नहीं बनाया तो कुछ तो
गलती हुई है आपसे, क्योंकि आई थिंक ये मार्केट ने क्लियर कर दिया था मंडे ऑनवर्ड्स कि अब ये रुकेगा नहीं। खैर एनीवे, अब लॉन्ग रहें इस मार्केट में और एक स्टॉप लॉस लगा लें अब 23,100 का। आज के ट्रेड ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी हमारे लिए। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि वो अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो गया, वो हमारा 22,900 का, हमारी बात हुई ना 22,976 के करीब का जो स्टॉप लॉस था वो काफ़ी डीप हो गया था। अब क्योंकि आज का लो 23,132 है, अब आपका नया स्टॉप लॉस वही हो जाएगा करीब, उसको थोड़ा सा और नीचे ले आएँ, भले ही 23,100 पर ले आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज भी देखिए निफ्टी ने डबल सेंचुरी मारी। आज सुबह जो मैंने एक व्यू ये लिया था कि आप चाहें तो थोड़ा हेज कर लें अपने आप को, वो पुट ले लें 60 रुपये की, वो 60 रुपये की पुट अगर जीरो भी होगी तो भी आपको निफ्टी में 200 पॉइंट मिल गए। तो ये एक एडवांटेज होता है अगर आप एक थोड़ा सा घबरा रहे हो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ना करके हेजिंग करने का। जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको एक्चुअल यूज़ यही होता है उनका, वो तो लोगों ने इसको गैम्बलिंग में बदल दिया, वरना तरीका यही होता है। खैर एनीवे, अब ये बाज़ार मुझे नहीं लगता कि 24,000 तक रुकने वाला है। 23,400 पर हमने बात की थी सुबह की एक रुकावट आएगी 23,400 पर, जहाँ पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज का हाई एक बार के लिए 23,400 है, ये क्रॉस होगा, बहुत जल्दी होगा, हो सकता है आज ही हो जाए। तो इसको मार्केट क्रॉस करेगा और उसके बाद 24,000 तक भी शायद ये ना रुके। 24,000 पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस है, जहां मुझे लग रहा है कि उसके बाद इस रैली का असली टेस्ट होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये बाजार अब आपको फैंसी डिप नहीं देगा। ये नहीं होगा कि अब आप वापस 22,500 पर आ गए और फिर मार्केट वहाँ से आपको एक रैली देगा। या तो ये मार्केट की रैली कंप्लीटली कोलैप्स होगी या इस तरीके से चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 300 पॉइंट की डिप दे के वापस मार्केट ऊपर आएगा। फोमो की फीलिंग रहेगी आपकी, फोमो की फीलिंग रहेगी, अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगी आपकी, ये फैक्ट है मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 51,000 का रास्ता खुला है, जो हमने आई थिंक 2-3 दिन से बात हो रही है कि और 1000 पॉइंट, तो ऐसे 51,000 का रास्ता यहाँ पर। 51,000 पर क्या है बैंक निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। एक और चीज़, जिस तरीके से FIS की बाइंग वापस लौटी है और अगर आगे इसी तरीके से वो कंटिन्यू करी तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 50,000 का। जैसे भी देखें मार्केट में मोमेंटम शानदार है। बिल्कुल मोमेंटम शानदार है। और इस तेज़ी में एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, मनोपुरम फाइनेंस की। देखिए क्या शानदार तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिली। इस पर्टिकुलर काउंटर में 8.5% अभी तेज़ है, इंट्राडे में 11.25% के करीब तेज़ हुआ था। अनुज जी, आपके बिग स्टॉक में भी शामिल ये स्टॉक और आप काफ़ी पॉजिटिव थे इस पर्टिकुलर काउंटर को लेके, लेकिन शुरुआत धीमी हुई, लेकिन फिर जो रफ्तार पकड़ी, ये कैसे क्या हो गया? शुरुआत धीमी इसलिए हुई श्रेया क्योंकि हर कोई प्रॉफिट बुक करने के मूड में था, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, सब जानते थे कि ये न्यूज़ आएगी। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि ये न्यूज़ आएगी और एक बार के लिए, और इसके लिए ना मैं एक चीज़ लोगों को हमेशा बोलता हूँ, असली पैसा ना न्यूज़ आने के बाद बनता है। आज मैं एक चीज़ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 90 से 95% लोग आज सुबह निकल गए होंगे स्टॉक में से। मैंने ना आज सुबह एक एग्जांपल दिया था एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। मुझे याद है एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 1800 रुपये पे वो ओपन ऑफर आया था, वो स्टॉक उसके बाद 4,000 तक गया था, ऐसा कुछ हुआ था उसमें। ओपन ऑफर ज़रूरी है, करनी होती है ओपन ऑफर, कंपल्सरी होती है ओपन ऑफर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें आप शेयर टेंडर करें। सुबह के लिए एक बार के लिए व्यू था कि ऊपरी लेवल पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आएगी यहाँ पर, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, आप इस स्टॉक को उस नज़र से देखें। आप इस स्टॉक को आप ट्रेडिंग स्टॉक की नज़र से मत देखें, आप इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से देखें। उसमें ओपन ऑफर की कीमत का कोई खास मतलब नहीं रह गया। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप मुथूट और मनापुरम को कंपेयर करिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। काफ़ी लोग चाहते थे कि मनापुरम में इन्वेस्ट करें, लेकिन समहाउ उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मनापुरम के जो हिस्टोरिकल जिनका रिकॉर्ड रहा है उसकी वजह से। अब बेन के आने की वजह से कॉन्फिडेंस आएगा। बेन आया ना, अब देखना आप किस तरीके से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होंगे और इसका वैल्यूएशन मन्नापुरम का अभी भी मुथूट के मुकाबले आधा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट मुथूट के वैल्यूएशन पर आ जाएगा, लेकिन कुछ तो ब्रिजिंग द गैप जरूरी है। पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अभी एक अच्छा मौका है कि आप इसको हर गिरावट पर ऐड करें। एक चीज़ बस मैं ऐड करूँगा इसमें अगले 2 क्वार्टर में ये हो सकता है कि किचन सिंकिंग हो जाए। किचन सिंकिंग मतलब जो नई मैनेजमेंट जब भी आती है वो पुराने एकदम से देखिए कहेगी आशीर्वाद के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है, इसको पूरा साफ करो आप। अगले क्वार्टर में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग ले लें, हो सकता है कि लॉस डिक्लेयर कर दें, ये सब होगा। और ये इस वार्निंग के साथ होगा कि उसकी वजह से स्टॉक हो सकता है रिजल्ट वाले दिन 10% टूट भी जाए, ये भी होगा। लेकिन अब आप एक एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सोच रहे हैं, एक क्लीन NBFC अब आपको अवेलेबल है। इतने सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, ये 4-5 साल से इसकी बात हो रही थी कि ये डील होगी, अब जाके फाइनली ये डील हुई है।
इस वजह से इस तरीके से इसने रिएक्शन दिखाया है और इस वजह से सुबह एक बार के लिए सबको निकाल कर उसके बाद मार्केट में तेजी आई। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं, कार्यक्रम का क्रम भी समझ लेते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इससे पहले एक और सवाल है मेरा, आईटी सेक्टर को लेकर जिस तरीके से रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिली, शुरुआत ऐसा लग रहा था हालांकि रेड में ही खुले थे, लेकिन फिर एक बीच में इन ग्रीन में आए, अभी भी इन रेड ही कारोबार करे, लेकिन रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली। खराब खबर था एक्सेंचर के मैनेजमेंट कॉमेंट्री, यूएस में जिस तरीके से रिसेशन का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक रिकवरी, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या रीडिंग है आपकी? हाँ, और इसमें मैं कहूँगा मैं गलत पड़ा आज सुबह, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आईटी में काफ़ी प्रेशर आएगा, लेकिन देन अगेन इट्स अ बुल मार्केट और मार्केट ने क्लियर कर दिया। मार्केट ने देखिए किस चीज़ को लैच ऑन करा। एक्सेंचर ने जितनी भी बातें कही उसमें एक्सेंचर ने एक बात कही कि हमारा जो है ना गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें हमको दिक्कत आ सकती है, और इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी की आईटी कंपनियों में वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि सुबह शायद मार्केट उस चीज़ को ना तवज्जो दे, लेकिन मार्केट ने उस चीज़ को तवज्जो दी। मार्केट ने कहा नहीं, एक्सेंचर की जो दिक्कत है वो सिर्फ एक्सेंचर की है, उसको आप पूरी आईटी के साथ नहीं जोड़ सकते। प्लस आईटी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, बुल मार्केट है, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि चलिए क्या करें, तो थोड़ा सा आईटी और चल गया। फर्मली मेरा व्यू अभी भी यही है, लेकिन कि आईटी में अभी भी दिक्कतें हैं, और भले ही इंडेक्स काफ़ी गिरा हो, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी आगे जाते हुए दिक्कत आ सकती है। ये मेरा व्यू होगा। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स और आज का कार्यक्रम का क्रम। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं, शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। जिस तरीके से बाजार में आज फिर से 5वें लगातार ट्रेडिंग सेशन तेजी देखने को मिल रही है। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, आपको ऑल इन मार्केटिंग कंपनीज के ज़्यादा स्टॉक्स देखेंगे। ONGC देखिए 4.5% के करीब तेज होता हुआ, BPCL में लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेजी। कोल इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है, खरीदारी अच्छी हुई 3.5%। बजाज फाइनेंस भी लगभग 3% तेज होकर कर रहा है कारोबार, क्योंकि ब्रोकरेजेस बुलिश और मैनेजमेंट की जो एलिवेशन हुआ है वो पसंद आया है मार्केट को। मनप्पुरम फाइनेंस हम बात भी कर रहे थे, 10% के करीब यहाँ पे तेजी। टीटागढ़ रेल सिस्टम आज के सत्र में देखिए उछल गया, 6.5% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। SJVN में अच्छी खरीदारी 5.5% और तेज हुआ है। एम्फेसिस भी 5% से ज्यादा। लेकिन इस चढ़ते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर डेंट भी पड़ा है, उनमें शामिल है इंडसइंड बैंक, आज फिर लुढ़का हुआ है 1.5% के करीब। हिंडाल को देखिए ये टूटा 1% से ज्यादा। बजाज फिनसर्व में देखिए यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है 1%। और इन्फोसिस जाहिर सी बात है ये एक स्टॉक है जो लूजर्स में शामिल है 1.5% के गिरावट के साथ। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस देखिए, नैल्को यहाँ पे दबाव देखने को मिला, थोड़ा मेटल पैक हल्का हुआ। यहाँ पे देखिए 4% के करीब जिंदल स्टेनलेस में डेंट पड़ता नजर आया। नैल्को गिरावट का शिकार 4% के करीब। वोल्टास काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 4% के करीब। और वरुण बेवरेजेस में भी आज मुनाफा वसूली 2% के करीब देखने को मिली। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, राजेश मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ और स्नेहा सेठ से। 2:20 पर दीपाली बताएंगे आपको NBFCs में आखिर तेजी क्यों है। साथ ही सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे शेर खान के राहुल मलानी जी, और AB कैपिटल पर क्या है ब्रोकरेजेस की राय बताएंगी कंचन। 2:30 पर ब्रजेश मिश्रा बताएंगे सोमवार को सेबी बोर्ड बैठक का क्या होगा एजेंडा। 2:35 पर यतिन बताएंगे आपको केमिकल शेयरों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। 2:45 पर दीपाली बताएंगे गर्मी बढ़ने से किन शेयरों में दिखेगा एक्शन। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे एलेक्जेर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। और 3:05 पर यतिन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में क्या कुछ एक्शन। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कैलकुलेट स्ट्रैटेजी। और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। और 3:15 पर ही मिताली बताएंगे अमेरिका में आज ट्रिपल विचिंग का दिन अहम क्यों है। ओके, चलिए बात करते हैं। ट्रिपल विचिंग होता है या क्वाड्रुपल विचिंग होता है? अमेरिका में तो शायद क्वाड्रुपल होता है मेरे ख्याल से, चेक करेंगे एक बार इसको। खैर एक पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की तैयारी करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त लगता है वो IT क्षेत्र से है, और नेक्स्ट वीक अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो IT को हेल्प करना पड़ेगा। स्टॉक का नाम है LTIM, 4510 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 4460, करीब 50 रुपए। अपसाइड टारगेट 4650 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। LTIM 4560 का अपसाइड पोटेंशियल गाबासो को नजर आ रहा है। LTI माइंट्री में बाई की कॉल यहाँ पे। मानस जी आप बताइए, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक आपने चुना है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए टाटा पावर में खरीदारी करके चलनी है। 2 दिन पहले ही हमने
देखा कि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, उसके बाद भी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो दौर है वो थमा नहीं है। मेरा समझना है कि स्टॉक अब बिल्कुल तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 374 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 390 रुपए 390 की टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहे तो राइट। 380 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 7.5 रुपए की टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये टाटा पावर पर एक व्यू। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई सीएससी। सीएससी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा में कंसोलिडेट किया था और उसके बाद 145 के आसपास ब्रेकआउट दिया है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि 50 डेमा के ऊपर भी कंफर्टेबली पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो इसे एक छोटे स्टॉप लॉस लगभग 146 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 157। ओके, सीएससी पुराने ज़माने में कहते थे, सो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, अभी तक अमित जी वही नाम यूज़ करते हैं। अमित जी, नाम चेंज होना चाहिए इसका भी, फिर केईएससी होना चाहिए, है ना? अनुज जी, जैसे बीएससी का नाम अभी तक नहीं हाँ, है, मुझे पता था। हाँ, बीएससी का नाम है या लेकिन फिर क्या कहते हैं ना, पुराना वो ओल्ड सिटी चार्म इसके साथ जुड़ा हुआ नाम के साथ नहीं नहीं, वो तो है। क्या बहुत लोग मानते हैं वो जो कैलकाटा बोलने का चार्म था वो एकदम बिल्कुल ओल्ड सिटी चार्म जो है। वैसे ही जैसे आपने बोला बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चाहे चाहे आईआईटी बॉम्बे है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी तक अपने पुराने नाम को रिटेन करके बैठे हैं। होपफुली वो ऐसा रहे, क्योंकि थोड़ा सा एक वो भी ज़रूरी होता है पुराने नाम को रिटेन करना। सॉरी श्रेया, नेक्स्ट रेट। हाँ जी, तो सीएससी पर खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आप बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल, आपकी क्या पिक है? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर जो है वो ओएमसीज पे है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, एचपी, बीपी, आईओसी। बीपीसीएल थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, इसलिए मैं एचपी को चुनूंगा, क्योंकि एचपीसीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 50 डीएमए के ऊपर। 349 प्राइस है, 345 का 50 डीएमए है। तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस 342। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 365 टू 370 का। HPCL यहाँ पर बाइंग की एक व्यू रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी हमने पिछले हफ्ते एक व्यू लिया था कि वो कॉम्पनसेशन आना है इनको, और तभी देखिए क्रूड बढ़ रहा है, उसके बावजूद ये स्टॉक चल रहे हैं। आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ईयर एंड से पहले कुछ वो कॉम्पनसेशन जो है वो एज ए कैबिनेट नोट आ जाए शायद, तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स चले हैं, क्लियरली कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मार्केट लेके बैठा है। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। मेरे लिए आई गेस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी अगर आप देखें तो इस हफ्ते नियरली 11% की अपमूव दिया है, काफी स्ट्रांग अपमूव है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिखाया अराउंड 1380 के आसपास, 1400 के जोन के आसपास। मेरा मानना है जिस तरह की ओवरऑल अपमूव है, ये रेजिस्टेंस जो एक है अराउंड 1550 के आसपास ये काउंटर सरपास कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे लॉन्ग करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 1510। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1600। लाइव 3.25% की तेजी डे हाई पे कारोबार करता हुआ स्नेहा से जी की ये पिक आती हुई। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, जिस तरीके से तेजी लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। बाजार में तेजी पूरे हफ्ते चली और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आगे भी चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। इन हालात के बीच में अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो अभी हमारे दो मित्र पावर सेक्टर से, एक ने टाटा पावर, दूसरे ने कैलकाटा इलेक्ट्रिक। मैं वापस कैलकाटा इलेक्ट्रिक ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कैलकाटा से ही हूँ, दिया है, तो मैं भी पावर सेक्टर के साथ ही एनटीपीसी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। दिसंबर के अंत में 76,598 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी थी, जो कि 24% डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करती है और 17% डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनकी। 8 कोल ब्लॉक्स हैं और करीब 25 गीगावाट की पावर कैपेसिटी आगे आने वाले 3 सालों में ये लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि 5 से 6 गीगावाट की कैपेसिटी तो हर साल ऐड होगी इसमें, और इससे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी कंपनी में। दूसरे न्यूक्लियर एनर्जी में भी
जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन जो कि इनकी सब्सिडी लिस्टेड हुई है उसका वैल्यूएशन अलग से है, डिविडेंड अच्छा देती है। हमारा अनुमान है अगर इसे कोई डिलीवरी के हिसाब से ले और 6 से 9 महीने का समय दे तो ₹400 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 400 रुपये के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीपीसी में। जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार फिलहाल। लेकिन मार्केट को अनुज जी जैसे देखें, आप भी मेंशन कर रहे थे बुरी खबर पर सेक्टर्स नहीं गिर रहे हैं। हर बाइंग में हर डिप में एक बाइंग आती हुई नज़र आ रही है और लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन हमें तेज़ी देखने को मिला और ये कोई मामूली तेज़ी नहीं, सस्टेन किया है। तो क्या अब कहा जा सकता है कि बेयर मार्केट का फेज़ ख़त्म हो गया, अब एक बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, विद द हैवी कैविएट कि इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी कॉल लेनी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन एक इस चीज़ का हिंट ज़रूर दे रहा है। और ये जो रैली हुई है ना, ये हवा में नहीं हुई है, इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स भी रहे हैं। एक दो रिस्क फैक्टर्स आएंगे लेकिन श्रेया, जिनको मैं थोड़ा सा गिनाना चाह रहा था। पहला रिस्क फैक्टर आएगा 2 अप्रैल को, जब डोनाल्ड ट्रंप जी वापस अपने एक टैरिफ की फ्रेश अपडेट देंगे। उसमें क्या होगा, भारत के ऊपर टैरिफ वगैरह को लेकर क्या बातचीत करेंगे वो, उसको लेकर मार्केट किस तरीके से रीड करेगा उसको, वो एक रिस्क फैक्टर होगा। बड़ा रिस्क फैक्टर इस मार्केट का आएगा 10 तारीख के बाद से, जब अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी। हमारी मार्केट जब गिरी थी, हमारी मार्केट और किसी लिए नहीं गिरी थी कि टैरिफ लग गया था या कुछ और हो गया था। हमारी मार्केट गिरी थी क्योंकि एफआईएस बेच रहे थे, कॉन्फिडेंस मार्केट से गायब था, डॉलर रुपये का बुरा हाल था और कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं हो रहा था, प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा था। ये इस वजह से हमारी मार्केट गिरी थी। तो ये एक फंडामेंटल रीज़न था, उसकी वजह से मार्केट गिरी थी। तो आई थिंक अप्रैल में उसका टेस्ट होगा मार्केट का, लेकिन अप्रैल 10 से होगा वो, अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा। मेरा ये मानना है कि आज अगर हम यहाँ पे बंद हो जाए ठीक है, उसके बाद अगले हफ्ते एक्सपायरी हफ्ता है। मुझे लग रहा है एक्सपायरी हफ्ते में और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप और 400-500 ऐड कर 24,000 भी हिट कर दें आप एक्सपायरी वीक में, मुझे नहीं हैरानी होगी। क्यों? क्योंकि सब डिसबिलीफ में, सब खाली हैं, पोजीशन किसी के पास नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, कई लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में अपने लॉस बुक करके बैठे थे कि अप्रैल में दोबारा लेंगे। जितना आपने टैक्स को बचाया होगा उससे ज़्यादा तो स्टॉक चल गए हैं। मतलब आप सोचिए, कई लोगों ने टैक्स हार्वेस्टिंग करी होगी कि मार्च में ना बेच के वापस क्यूटली अप्रैल में ले लेंगे अगर लॉस हो रहा होगा तो। आप टैक्स जितना हो जाएंगे 10% स्टॉक चल गए हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो ये क्लियरली एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि यहाँ पर बहुत लोग गलत पड़े हैं यहाँ पर, और किसी को ये आइडिया नहीं था कि इस तरीके से मार्केट आपको 4 दिन में 1000-1200 पॉइंट की रैली देगा। 1000-1200 पॉइंट की रैली आ सकती थी, ये एक्सपेक्टेशन थी। 4 दिन के अंदर आ जाएगी, किसी को नहीं पता था। 24,000 क्या इसी महीने आ सकता है, मेरे ख्याल से आ सकता है। और उसमें भी कोई बेट लेने को तैयार नहीं होगा, सबको डर लग रहा होगा। तो ठीक है, बेयर मार्केट खत्म हुई या नहीं हुई है, आई थिंक वो हमको अप्रैल में पता चलेगा। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे एक फीलिंग आ रही है कि वो जो आपका वर्स्ट फेज था वो निकल चुका है मार्केट का, वो निकल चुका है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है वापस ऑल टाइम हाई जाने में, उसके लिए आपको थोड़ा अर्निंग्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये तो भाई सब इतना ओवरसोल्ड मार्केट था, इसके लिए उछल गया स्प्रिंग की तरह। अब थोड़ा सा मार्केट एक स्टेज पे आने के बाद थोड़ा स्लोली चलेगा। लग रहा है वर्स्ट इज ओवर, ऐसे ही उम्मीद लगा कर चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए एनबीएफसीज शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में करेक्शन की तगड़ी मार झेल चुके एनबीएफसीज में देखिए रंगत लौटती आती दिख रही है। सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिरर एसेट शेयर खान के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट राहुल मलानी जी। लेकिन सबसे पहले दीपाली राणा से जानेंगे आखिर एनबीएफसी सेक्टर में तेजी की वजह क्या है, बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। और मल्टीपल रीजंस रहे हैं जिस वजह से हमने रीसेंट लो से एक अच्छा सर्ज एनबीएफसीज में आते हुए देखा है। सबसे पहली चीज़ तो वैल्यूएशंस इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई थी। दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स इंप्रूव हुए, आरबीआई की तरफ से कई डिसीजन लिए गए, उसके बाद ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी आते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण बाइंग हमने आते हुए देखी। और अब तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, रिसेंट डेवलपमेंट मनापुरम में होते हुए दिखाई दी है। एक क्विकली बताएं आपको कि रिसेंट लो से कितना सर्ज एनबीएफसीज में आते हुए दिखाई दिया है। तो देखिए मनापुरम फाइनेंस रिसेंट लो से यानी मार्च लो से 69% दौड़ चुका है। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस
यहाँ पर 30% से ज़्यादा की तेज़ी रही है रीसेंट लो से। वहीं चोला फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, एल&टी फाइनेंस, REC, PFC, इन स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ भी 12% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। तो एटलीस्ट 12% रीसेंट लो से और मैक्सिमम 69-70% तक की तेज़ी इन स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये तेज़ी की बाइंग आते हुए दिखाई दी है। तो RBI ने जो डिसीजन लिया था, जो बैंक लेंडिंग को एज आउट किया था टू NBFCs, उससे काफ़ी रिलीफ आते हुए दिखाई दिया। इस डेवलपमेंट के बाद हमने काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से अपग्रेड्स आते हुए देखे, NBFCs ने रेटिंग्स इंप्रूव होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट S&P ने तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की रेटिंग्स अपग्रेड की इस RBI के मूव के बाद। और बेन कैपिटल की खबर तो हम सुबह से जिक्र कर ही रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे की राह NBFCs की कैसी रह सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो रिसेंट कट हुए टैक्सेस में, उसके बाद डिमांड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, स्पेंडिंग, बोरोइंग, सेविंग्स को लिफ्टमेंट मिलेगा। साथ ही जो फाइनेंशियल्स और रेगुलेटरी लिक्विडिटी है, वहाँ से सप्लाई बूस्ट आते हुए दिखाई देगा। RBI ने जो टाइटनेस और जो रेगुलेशंस को एज आउट किया है, उससे मदद मिलेगी। रिस्क एपेटाइट इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे की ग्रोथ बेटर दिखाई दे रही है। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो एज आउट होते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद जो अर्निंग ग्रोथ है वो इंप्रूव होगी। तो आगे के लिए भी ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि ब्रोकरेजेस के भरोसे के साथ साथ इन्वेस्टर्स का भी भरोसा इस पूरे ही स्पेस में आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया दीपाली। तो NBFCs में क्लियरली एक बहुत शानदार रैली। अब हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के इक्विटी एसेट एनालिस्ट राहुल मलानी जुड़े हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं, मन्नापुरम। कैसे देखा आपने डील को और क्या व्यू होगा आपका स्टॉक पर? तो गुड आफ्टरनून अनुज जी। मनापुरम हम लोग डिस्क्लेमर देता हूं, हम लोग कंपनी को स्कीम है उस पर कंप्लायंस पर्पस से कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट एक ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक रियली अंडर परफॉर्म किया है। जो हिसाब से सेक्टर लीडर ने ये लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस दी है। प्लस अगर आप बात की जाए इंटरनल्स की, तो इंटरनल्स में भी कंटिन्यूसली लैग करता आ रहा है लीडर को। अगर सपोज करो कि अब अगर हम इसका AUM ग्रोथ देखें तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। तो वैल्यूएशंस इसके ऑलरेडी सस्ते थे एंड अगर लास्ट 4-5 साल से देखें तो ये मनप्पुरम M&A डील्स के लिए सर्च कर रहे थे एंड दे promoters wanted some private equity players for them to run this business। तो यहाँ पे देखा एक वैल्यूएशन फैक्टर बहुत ऐड ऑन किया है यहाँ पे, जो आज की रैली देखने को मिली है। एक तरीके से प्राइमरी से पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये मनापुरम के आगे के बिजनेस के लिए। ठीक है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट आप मान रहे हैं ये इस डील को मन्नापुरम के लिए। लेकिन राहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आप NBFCs में पिछले कुछ दिनों से हमें तेजी देखने को मिल रही है, आज भी स्टॉक्स काफ़ी फोकस में। आगे की राह आपको कैसे लग रही है NBFCs और बैंकिंग स्पेस के लिए? Q4 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो एक ब्रॉड बेस्ड जैसा कि आपने बताया कि वैल्यूएशंस बहुत बॉटम आउट हो गए थे। अगर आप देखेंगे तो इंटरनल्स की बात की जाए, अगर आप सेक्टर की बात करें, डाइवर्सिफाइड NBFCs की 15 से 20% ग्रोथ अभी भी आपको देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बॉटम आउट हो रही है, तो यहाँ एक विजिबिलिटी है अच्छी। प्लस क्रेडिट कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं अगर MFI सेक्टर को छोड़ दें तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट अदर सेगमेंट्स में पीक आउट हो जाएगी Q4 तक। तो एक इंटरनल अर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव से और लोन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल इन ऑल मेरे को हमारा ये व्यू है कि एक तरीके से बॉटम आउट हो गई चीजें और वैल्यूएशन वर एट रफ लेवल्स। अगर आप यहाँ बात की जाए तो अगर आप हर सेगमेंट में व्हीकल फाइनेंशियल देख लीजिए, चाहे आप पावर फाइनेंशियल देख लीजिए, डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर फाइनेंस NBFCs देख लीजिए, वहाँ पे हम एक तो ब्रॉड बेस्ड एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। बट एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 6 महीने में, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। वहाँ पे आप देखेंगे तो 15-20% की ग्रोथ विजिबिलिटी ऑलरेडी है। लास्ट 4-5 साल में बहुत कॉम्पिटिशन आई PSU बैंक और प्राइवेट बैंक में, बट अभी ये चैनल चेक्स में ये मिला है कि प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स आर मोर इंटरेस्टेड इन हायर टिकट और 25 लाख। तो जो 25 लाख से 75 लाख का जो कॉम्पिटिशन देखा गया था लास्ट
वहाँ पे ग्रोथ एक स्टैग्नेंट थी, वहाँ पे चिप्सिस को कंपटीशन फील हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर थी। तो हमको लगता है कि ये पीरियड है, क्योंकि बैंक्स उस समय सिर्फ रिटेल्स पे फोकस कर रहे थे, तो कॉर्पोरेट ग्रोथ वाज स्लगिश। तो अब लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट लोन्स और एमएसएमई पे फोकस बढ़ता हुआ, थोड़ा रिटेल से फोकस शिफ्ट होगा, तो यहाँ हमको लगता है कॉर्पोरेटिव एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है चिप्सिस के लिए एज पर आवर चैनल चेक्स। और हमको लगता है सबसे मेन बात है इम्पोर्टेंट अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 5 to 6 ईयर और वैल्यूएशंस आर एट ट्रफ। अगर आप आरओई रिटर्न्स रेशियोज की बात करें तो आरओई 17 से 20% के बीच में ऑन एन एवरेज अगर आप बास्केट ले लें और एलआईसी हाउसिंग को छोड़ दें, तो सभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एचएफसीज। तो हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस एचएफसीज में आ सकता है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं एचएफसीज के। तो आपकी टॉप पिक क्या होगी फिर स्पेस में? इसमें मैं बासित बैंक का बोलूंगा आपको, एलआईसी हाउसिंग को छोड़ के एवरी एनबीएफसी इज अ गुड टू पिक फ्रॉम हियर। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। बात करते हैं आज एक और एनबीएफसी की जहां अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो है एबी कैपिटल। ब्रोकर्स की क्या है रिपोर्ट, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हमारे साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो ब्रोकरेज बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दी है। पहली तो है मैक्वेरी और साथ ही साथ जेफरीज ने भी इसमें कवरेज अपनी की है। मैक्वेरी का मानना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 56% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो टारगेट प्राइस कोट किया गया है वो है 260 रुपीज़ का। साथ ही साथ जेफरीज ने भी यहाँ पे खरीदारी की राय दी है और जो उनका टारगेट प्राइस है वो है 248 रुपीज़ का। अब दोनों ने ही कुछ की हाईलाइट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमें रिसेंटली देखा था कि शेयर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 27% ये टूटता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन पिछले 1 महीने में ये 17% जो है वो ऑलरेडी करेक्ट भी हो गया है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो करेक्शन आई है वहाँ पे जो खरीदारी करने का मौका है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ रेट कट की जो साइकिल है वहाँ से मार्जिन में अच्छा खासा सुधार आने की संभावनाएं जताई जा रही है। कंपनी का जो आरओ है उसमें भी जो रिकवरी आ रही है उससे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। पर्सनल लोन में हमें गिरावट देखने को मिली है, उसके बावजूद जो लोन ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। साथ ही साथ अगर हम लोन ग्रोथ की नंबर वाइज बात करें तो वो 20% तक की जताई जा रही है और आने वाले टाइम पे ये 20% के आंकड़े को भी पार करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ वैल्यूएशंस इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9x पर संभव है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट में कमी आई है उससे जो आरओ है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एबी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज लगभग 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट इस पे बुलिश, और आप देखिए तो पूरे एनबीएफसीज पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और काफ़ी बुलिश ही नज़र आ रहा है। राजेश अग्रवाल जी, एनबीएफसी स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्पेस से कोई स्टॉक्स हैं? देखिए, एनबीएफसी में हम पहले भी बहुत बुलिश थे, लेकिन थोड़ी दिक्कत आई आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस आए थे 125% वाले, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली पूरे सेक्टर में। और अब वापस से जब आरबीआई ने वापस 100% कर दिया है तो थोड़ी सी वहाँ बेहतर स्थिति नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन करेक्शन के बाद बहुत अच्छे हो गए। कुछ एक स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट नेम तो बजाज फिनसर्व का ही आता है, क्योंकि न केवल वो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, बल्कि अब तो 100% करके दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स में भी हो गए हैं। उनकी खुद की एनआईएम्स अच्छी है, उनके एसेट क्वालिटी अच्छे है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो हमारा जो रिकमेंडेशन कह लीजिए या कवरेज कह लीजिए, वो जियो फाइनेंशियल पर है, पूनावाला पे है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो हमने लगातार हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करी है। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कहा जाए तो सबसे सस्ती कंपनी हमें इस पूरे स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की लगती है, जो कि प्राइस टू बुक पे देख लीजिए या डिविडेंड के हिसाब से देख लीजिए या अपनी एलआईसी की पेरेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, और जिस तरह से बढ़त उनकी एडवांसेस और में हुई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रही। ओके, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक बार HPCL लेकर आइए ज़रा वापस स्क्रीन पर, और तेज़ी बढ़ रही है। इनफैक्ट जब हमने बात की थी उसके बाद से यहाँ पर और तेज़ी ने तूल ही पकड़ा है यहाँ पर। हाँ, ये राजेश जी की ट्रेड भी थी यहाँ पर। और अब मैं राजेश अग्रवाल जी के पास जाता हूँ। राजेश सतपुत जी की ट्रेड तो ग्रिप में है। राजेश अग्रवाल जी, अब करोड़ बढ़ रहा है लेकिन फिर भी स्टॉक्स चल रहे हैं,
क्लियरली मार्केट कुछ सेंस कर रहा है यहाँ पर कि शायद वो कॉम्पनसेशन आ जाए, ना भी आए तो भी क्या इन स्टॉक्स को अब इन करंट लेवल पे बाय करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप देखो तो हालिया में क्रूड की बढ़त हुई है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल से देखो तो क्रूड बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। $70 के आस-पास मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ओएमसी कंपनीज़ को, बल्कि इनको तो फ़ायदा है उससे। दूसरी अगर आप देखो तो इनके डिविडेंड्स अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट से जो अभी कुछ आने की संभावनाएँ बाज़ार में बन रही है, वो अपनी जगह है। और इस वक़्त जो ओपेक की जो मीटिंग हुई, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ओएमसी एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। इसमें ख़ास हमारी पसंद की बात की जाए तो आईओसी जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बैठ रही है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। इवन बीपीसीएल अच्छा है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई पेट्रो हमें अच्छा लग रहा है। और सुबह मैक्वारी की एक्चुअली रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी अच्छी, है ना? बिल्कुल। आपने तैयार की थी बट सुबह टाइम नहीं मिला था, तो अभी बात कर लेते हैं उसकी। जी जी, तो मैक्वेरी की रिपोर्ट ही आई थी और काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं वो काउंटर्स को लेकर। एक एक काउंटर मैं आपके स्क्रीन पर फिलहाल रख रही हूँ। एचपीसीएल को देखिए आउट परफॉर्म की कॉल देती है, टारगेट प्राइस देखिए 410 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। एचपीसीएल को भी बीपीसीएल को भी आउट परफॉर्म की कॉल, टारगेट प्राइस 320 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं आप देखिए आईओसी को आउट परफॉर्म की कॉल 150 रुपये का प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। क्या अच्छा लग रहा है मैक्वेरी को इस पूरे स्पेस में? तो उनका मानना है कि छोटी अवधि शॉर्ट टर्म में देखें तो रूस से क्रूड सोर्सिंग आप देख लें, प्राइसिंग का लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर, और क्रूड कीमतों का जो कमज़ोर आउटलुक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस को बूस्ट कर रहा है। साथ ही एक्सपेंशन को लेकर, प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन को लेकर इस स्पेस में एक सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है, और एलपीजी अंडर रिकवरी को लेकर भी अभी अनसर्टेनिटी बनती नज़र आ रही है, और मजबूत अर्निंग्स आउटलुक फिलहाल मैक्वेरी को इस पूरे स्पेस में रख रहे हैं, इसलिए उनको एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। ये हो गई एक ट्रेड यहाँ पर। राजेश जी, एचपीसीएल पर कहाँ तक के टारगेट थे आपके? एचपीसीएल का जो टारगेट जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो 365 टू 370, आई थिंक ये रेंज रहेगी जहां तक एचपीसीएल जाएगा। तो अनुज जी, थोड़ा अभी मोमेंटम हाथ में आया तो क्या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा अपडेट कर दूं? कर दीजिए, अ, बिल्कुल कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए पहला हमारा हाँ। स्टॉप लॉस जो था वो 342, तो हमें हमें जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस करना है वो 350 का होगा। तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, हम लोग रादर इन द मनी रहेंगे। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को कंटिन्यू करें फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 365 टू 370। बिल्कुल स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिए। देखिए अब ये ट्रेड ग्रिप में है, अब ये नया स्टॉप लॉस लग भी गया तो भी अपनी बाय प्राइस से तो फिर भी आप मतलब ऊपर ही होंगे, तो ये तो आपके लिए एक पॉजिटिव हो गया। कविता जी जुड़ी हमारे साथ शो में, उनकी पिक ले लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनबीएफसी स्पेस में अच्छी बाइंग बनते हुए दिखी है। चोला इन्वेस्ट जो ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग रहा है काउंटर, मुझे लगता है वहां तेजी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, बिकॉज ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख रहा है और लीडिंग इंडिकेटर्स फर्दर स्कोप बताते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है 1520 के एसएल के साथ इसको अप्रोच कीजिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1560 1575 के प्राइस टारगेट के लिए। सो चोला इन्वेस्ट विद द बाय ट्रेड। ठीक है, चोला इन्वेस्टमेंट फिलहाल बाई है, और एनबीएफसीज के ऊपर हम चर्चा भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स अभी एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जी, सेकंड से पहले कुछ और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। बजाज ऑटो, आज सुबह मैंने इसको स्पॉटलाइट के लिए किया था शॉर्टलिस्ट, लेकिन फिर लिया नहीं था, लेकिन फिर भी आप शानदार मोमेंटम यहाँ पर 3% के करीब ये स्टॉक अब आपको इस समय ऊपर काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको एक और चीज़ बताते हैं। सेबी में अब चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, माधवी जी की जगह अब तुहिनकांत पांडे जी आ चुके हैं, और उनकी अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक इस सोमवार को होने वाली है। इस बैठक में एफपीआई के डिस्क्लोजर्स की लिमिट बढ़ाने और रिसर्च एनालिस्ट को जो सख्त नियम है उनसे कुछ राहत देने की बात हो सकती है। सभी की ये जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं श्रेया, उसमें मैं अक्सर जाता हूँ एक्चुअली, और मतलब पिछले 2 साल से तो मैं जा ही रहा हूँ, और एक चेहरा जो मुझे वहाँ पर हर साल दिखता है, आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हमारे साथ मनी कंट्रोल के
एसोसिएट एडिटर ब्रजेश मिश्रा जुड़े हैं। ब्रजेश जी लंबे समय से सेबी से जुड़े मामलों को ट्रैक कर रहे हैं और इनके पास फाइनेंशियल मामलों की रिपोर्टिंग का एक बहुत लंबा अनुभव है। ब्रजेश जी सबसे पहले तो नेटवर्क 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बताइए क्या एक्सपेक्ट करें इस पहली बोर्ड मीटिंग में? देखिए, चूँकि पहली बोर्ड मीटिंग है तो बहुत बड़े ऐसे फैसले नहीं होते हैं आमतौर पर, क्योंकि नया चेयरमैन आता है तो वो चीज़ों को समझता है, अपने नज़रिए से देखता है। लेकिन कई चीज़ें हैं ऐसी जो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी बताने लायक हैं। एक तो ये है कि जो एफपीआई पे एडिशनल डिस्क्लोज़र का जो नियम है, अभी जो लिमिट है कि 25,000 करोड़ की है, कि अगर उतना है उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में, AUM अगर है तो उनको डिस्क्लोज़र देना पड़ता है एडिशनल, मतलब बारीक से बारीक जानकारी भी उनको बतानी पड़ती है। लेकिन ये साइज़ जो है बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया जाएगा। इसके पीछे जो तर्क है वो तर्क ये है कि चूँकि जब ये नियम लाया गया था तो उस वक्त जो मार्केट का साइज़ था, ब्रॉडर पैरामीटर जो NSE का जो टर्नओवर है वो लिया जाता है, तो वो जो था वो 25,000 करोड़ था। चूँकि वो जब लाया गया था तब कुछ 57,000 करोड़ के आसपास था, अब उसमें करीब 122% की ग्रोथ हो चुकी है, तो इस वजह से इसको बढ़ाया जा रहा है। तो एक ये है, हालांकि जो कंसंट्रेशन की सीमा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल जो साइज़ का इशू है, साइज़ जो है वही बढ़ेगा। दूसरा है कि जो है, जो काफ़ी सारे रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स थे जो विरोध कर रहे थे कि कितना एडवांस फीस वो ले सकते हैं, उसकी सीमा जो है सिर्फ 1 तिमाही सेबी ने तय कर दी थी। लेकिन भारी विरोध के बाद अब इसको 1 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो आया है। सेबी की मंशा ये थी पहले कि लोग 3-3 साल तक के ले लेते थे एडवांस फीस और उसमें जो है निवेशक फंस जाते थे, तो ऐसी स्थितियों से उबारने के लिए ये नियम लाया गया था, लेकिन लोगों को दिक्कत हुई, तब अब इसमें बदलाव किया जाएगा। दूसरा ये था कि जो 250 रुपये वाली SIP, जिसको छोटी SIP कहते हैं, तो यहाँ पर चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सचेंज हैं या बहुत सारे और जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको बहुत ही रियायती दर पर या कहें कि कुछ हद तक घाटे में जाकर भी काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्कीम को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं उनको इंसेंटिव देने के लिए ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड होता है म्यूचुअल फ़ंड का, वहाँ से पैसे जो कि लिए जाएंगे, तो इसलिए वहाँ भी नियम में बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए इस प्रस्ताव को भी बोर्ड के सामने लाया जाएगा। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिससे सेबी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, सेबी का जो बजट है वो भी यहाँ पर पास होगा। कुछ चीज़ें बोर्ड में नहीं हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये जो ट्रेड एल्गो वाला एक मैटर था जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए थे जो कि एश्योर्ड रिटर्न की बात कर रहे थे, तो उस तरह के मामले में 110 से ज़्यादा ब्रोकर्स को नोटिस इशू हुआ था, लगभग सारे बड़े ब्रोकर थे उसमें। तो ऐसे ब्रोकर्स के लिए अब सेटलमेंट की स्कीम जो है लाई जाएगी। ये बोर्ड में नहीं है लेकिन बोर्ड के इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में है, तो एक वहाँ से राहत की खबर ब्रोकर्स के लिए हो सकती है कि मामला निपटेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी रखने के लिए। मंडे को रिविजिट करेंगे इस सेबी की बोर्ड मीट में क्या है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बार या नहीं होगी, वो जो होती है? अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है। अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ, तो ये इस समय सेबी बोर्ड मीट का जो एजेंडा आपको बताया। ब्रजेश जी शुक्रिया, और आपसे और आगे डिस्कस करते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सेटल हो गए आप यहाँ पर? ऑलमोस्ट, चलिए ठीक है, हो जाएंगे जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर IT में शानदार तेज़ी इस समय, मिड कैप IT में एम्फेसिस लेकर आइए एक बार ज़रा। राजेश अग्रवाल जी, एम्फेसिस देखिए आप क्लियरली सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक IT में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसका BFSI स्पेस में। क्या व्यू होगा आपका? देखिए, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भले हो, बट अगर आईटी में इस वक्त एक्सपोजर लेना हो तो मैं नहीं समझता कि एम्फेसिस में मध्यम से लंबी अवधि के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति में आपको फ्रंट लाइन के जो लार्ज कैप नेम्स है, फिर वो चाहे इन्फोसिस हो या TCS हो, इवन HCL टेक ज्यादा बेहतर बैठते हैं, या इवन मिड कैप की अगर बात की जाए तो इंटेलेक्ट डिजाइन है या परसिस्टेंट है, वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती है वनस्पत की एम्फेसिस। आज जिस तरह की बढ़त हुई है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक आ रहा है या बॉटम फिशिंग चल रही होगी, लेकिन निवेश के लिए मैं उन काउंटर्स को ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति IT स्टॉक्स के ऊपर। और देखिए कुछ और स्टॉक्स में इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। स्नेहा जी ने SBI लाइफ इंश्योरेंस दी थी, HDFC लाइफ भी करीब करीब डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ। स्नेहा जी, HDFC लाइफ कैसा लग रहा है आपको? ये क्या स्टॉक आपके रडार पर है?
एज़ सच अगर आप कंपेयर करें तो मेरे लिए ज़्यादा ये एसबीआई था, बट एचडीएफसी लाइफ भी यहाँ से अगर आप देखा तो ऑलरेडी इस हफ्ते ये काउंटर भी नियरली 8.5 ट्रेड का परसेंट ऊपर चला है। और यहाँ पे ओवरऑल जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है, लगता है कि अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट करके ये स्टॉक एटलीस्ट 700 से लेके 710 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो किसी के लॉन्ग से तो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 660 के आसपास। ठीक है, तो ये रणनीति फिलहाल एचडीएफसी लाइफ पर अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ केमिकल स्टॉक्स के ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, केमिकल शेयरों में कहीं खुशी और तो कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। केमिकल कीमतें बढ़ने से यूपीएल और अतुल लिमिटेड को फायदा हो रहा है, तो वहीं चीन को सस्ते इंपोर्ट बढ़ने से आरती इंडस्ट्रीज जैसी कुछ कंपनियों पर दबाव देखने को मिल रहा है। केमिकल शेयरों में एक्शन के ट्रिगर्स पर बात करने के लिए यतिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन जी पूरी खबर। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, जहाँ तक कि केमिकल शेयर्स का सवाल है, हम लोग इसको रेगुलर कवर करते हैं और अगर हम मंथली रिपोर्ट्स की बात करें जो जेएम फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस पब्लिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकल शेयरों में अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट मजबूत हो रहे हैं। डीलर की जो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग के बाद आप फिर से एक बार देख रहे हैं कि दामों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। और यूपीएल और अतुल लिमिटेड की स्पेसिफिकली बात करें तो एग्रोकेमिकल सेगमेंट में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 4D, मैनोजेब और मेटाकोनाजोल, ये जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रोकेमिकल्स के, यहाँ आपने बहुत अच्छा फैक्टर देखा है प्राइस इंक्रीज का। इनफैक्ट अगर हम बात करें इन सब प्रोडक्ट्स के तो 14 से 20% का उछाल आपने यहाँ देखा है। इनफैक्ट अतुल लिमिटेड की जो की प्रोडक्ट्स हैं जैसे पैराकेरासोल और ये दूसरे जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों ही तर्ज पे कीमतें बढ़ने का ट्रेंड देखा है, जिसके कारण आज स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन की बात तो हम अक्सर किया करते हैं, लेकिन अगर हम R32 की बात करें जो एक रेफ्रिजरेंट गैस है, तो ग्लोबली खास करके डोमेस्टिक मार्केट में भी आपने देखा है कि रेफ्रिजरेंट गैसेज जो कि रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं, यहाँ कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। चाइना के लैंडेड कॉस्ट लगभग 640 रुपये प्रति किलो हो रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक प्राइसेस करीब 10% डिस्काउंट पे आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। यूएस में भी मांग बढ़ रही है, तो इसके कारण एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स में आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट एसआरएफ का शेयर तो नए 52 वीक हाई पे है। और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि चाइना में फ्रेट रेट्स जो हैं 30 से 40% पीक से गिर गए हैं, क्योंकि अभी जो वॉर की संकट की स्थिति थी, वहाँ जो फ्रेट रेट बढ़ गए थे उसके कारण लैंडेड कॉस्ट बढ़ रहे थे, लेकिन अभी वो घट रहे हैं, जिसके कारण चाइना से इंपोर्ट सस्ता हो गया है। और दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फिनॉल, टीडीआई, आईपीए जैसे प्रोडक्ट्स में आपने देखा है कि दाम गिर रहे हैं। अगर हम आरती इंडस्ट्री की बात करें तो इनका एमपीडी करके एक प्रोडक्ट है, यहाँ आपने 14% दाम गिरते हुए देखे हैं। तो चाइना का फैक्टर और फ्रेट का फैक्टर घरेलू कंपनियों को इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं जैसे कि अतुल लिमिटेड है, जैसे कि एसआरएफ है, नवीन फ्लोरिन है, इनको फायदा होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। मानस, टेक्निकली एसआरएफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, क्या भी होगा इस पर? मानस आपसे पूछा, वो कह रहे हैं मानस फ्रीज हो गए हैं यहाँ पर। राजेश अग्रवाल जी, आपको पसंद है एसआरएफ? बिल्कुल, जिस तरीके की प्रोडक्ट प्रोफाइल है, खाली केमिकल्स के अलावा भी इनमें कई प्रोडक्ट्स हैं और खास करके जिस तरीके से रेफ्रिजरेंट गैस वगैरह बना रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अभी यतिन ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। इसमें एक कंपनी मैं और ऐड करना चाहूंगा, एमी ऑर्गेनिक्स का, जो कि मुझे लगता है अच्छी अपसाइड दे सकता है। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, टेक्निकली आपको पसंद है एसआरएफ में कोई भी स्टॉक? बिल्कुल, देखिए एसआरएफ डेफिनेटली चार्ट्स पे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा। अगर एक पोजीशन टारगेट आने वाले 3 से 4 महीने के लिए सेट करने हो, तो मेरा तो समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 3400-3450 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। आप ट्रेडर हैं तो अभी खरीदारी करिए, क्योंकि आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 3009 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 3125 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं, मानस जी आप बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बीएससी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि बीएससी में आज स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया और हाई टॉप्स हाई बॉटम्स तो पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से भी शायद 150 से 200 रुपए का आपको बीएससी में देखने को मिल सकता है।
इसलिए 4700 का कॉल ऑप्शन 4700 वाला कॉल ऑप्शन बीएससी का लेंगे। 107 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 64 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है, बीएससी पसंद आ रहा है सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस जी को डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते राजेश सातपुते जी के पास। बताइए राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। देखिए श्रेया जी, मेरी नज़र एम्फोसिस पे है। मुझे लगता है अभी जस्ट बात निकली थी इस पे। तो अगर आप एम्फोसिस का चार्ट देखें तो बहुत ही क्लीन चार्ट है। एक रिवर्सल का चार्ट है, एक रिलीफ रैली का चार्ट है, जिसका टारगेट होगा करीबन 2500 से लेकर 2540 एट अ लेवल ऑफ 2420। इट्स अ बाय इन एम्फोसिस। स्टॉप लॉस शुड बी एट 2400 के नीचे 2385, सॉरी 2385 का स्टॉप लॉस रखे और एम्फोसिस बाय करें। ओके, तो ये एम्फेसिस पर एक बाय। कविता जी, आपका ट्रेड? तो अनुज जी, CDSL इज लुकिंग गुड। अपने 20 EMA को सरपास करके काउंटर बहुत अच्छे से पोजीशन है। 50 EMA की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो पोजिशनली ये 1275 1300 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे सेटअप के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है 1245 1250 के प्राइस टारगेट संभव दिखते हैं। 1180 के ऊपर जब तक काउंटर बना हुआ है तब तक इसमें एक बाइंग पोजीशन में बने रह सकते। ठीक है, CDSL चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी के पिक। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। बताइए राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा। सर जी, वैसे तो मैं बीएससी देना चाहता था, बट अब चूंकि मानस ने दे दिया है तो आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत ही पुराना रेप्यूटेड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है भारत का और पैन इंडिया प्रेजेंस है। अक्टूबर के अंत में अगर देखेंगे तो 140 प्रॉपर्टी थी, जिनकी इनका टारगेट 200 प्रॉपर्टीज की है, 90 डेस्टिनेशंस पे है। इस वक्त 13,000 रूम काउंट है इनके। और कंपनी की जो बयान आया उसके हिसाब से करीब करीब 20% इन्वेंट्री ऐसी है जहां 75% ऑक्यूपेंसी लेवल्स है और इसको और भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नए होटल्स खोल रहे हैं, ब्रांड अच्छा है और प्राइस सभी प्राइस पॉकेट्स पे ये कैटर कर रहे हैं। इंडस्ट्री डायनामिक्स बहुत फेवरेबल है और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो एसेट लाइट मोड में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। डेट फ्री कंपनी है और एक बहुत अच्छे ग्रुप आईटीसी को बिलोंग करती है, तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। अच्छी से मेरा मतलब है कम से कम 25-30% की बढ़त आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में हो सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल आईटीसी होटल मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पिक। अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए 4.5 लाख करोड़ डॉलर, जी हाँ आपने सही सुना, मैंने 4.5 लाख करोड़ डॉलर ही कहा है। देखिए भारतीय रुपए में रकम हुई करीब 400 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी रकम की बात आखिर कर क्यों रहे हैं। दरअसल इतनी बड़ी रकम अमेरिका में दांव पर लगी है। क्या है पूरी खबर, ये समझाने के लिए मिताली जुड़ रही है। बताइए मिताली, पूरी खबर। तो आज यूएस में ट्रिपल विचिंग का दिन है। ये हर साल मार्च, जून, सितंबर के महीने के तीसरे फ्राइडे को आता है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, तो इस दिन एक साथ इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं। पहले इसे क्वाड्रपल विचिंग कहा जाता था, लेकिन 2020 के बाद जो सिंगल स्टॉक ऑप्शंस थे वो बंद कर दिए गए, जिसके कारण अब इसे ट्रिपल विचिंग कहा जाता है। इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करें तो ट्रिपल विचिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रेडिंग के आखिरी 1 घंटे में हमें देखने को मिलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सपायर होने लगते हैं। इस दौरान ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को या तो एडजस्ट करते हैं या क्लोज करते हैं, जिससे स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। छोटी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स या फिर वो डेरिवेटिव जहाँ पे ऑप्शन वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। 2025 मार्च क्यों है खास, अगर उसकी बात करें तो वॉल स्ट्रीट पिछले 1 हफ्ते से अच्छी खासी रिकवरी के मूड पर है, लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में $5 ट्रिलियन की यहाँ पे लॉस होता नजर आया है। यूएस के मार्केट्स में मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज क्योंकि ट्रिपल विचिंग का दिन है, क्योंकि तो वहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीक मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को आज स्क्वायर ऑफ कर दे। और सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि आज टोटल $4.5 ट्रिलियन यानी 4.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। तो इतना मोटा अमाउंट जो है वो आज दाव पे लगा हुआ है, इसलिए आज का जो यूएस मार्केट का स्टॉक का ट्रेडिंग रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र रहने वाला है। बिल्कुल शुक्रिया मिताली। तो क्वाड्रुपल विचिंग अब ट्रिपल विचिंग, क्योंकि सिंगल स्टॉक ऑप्शन, हाँ
जी हाँ, जो सिंगल स्टॉक ऑप्शन बंद कर दिए गए उसके बाद खैर एनीवे मार्केट पर आते हैं वापस और मेरी बार बार नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ HPCL पर, क्योंकि इसी तरीके से चलता रहा तो वेरी सून शायद टॉप F&O गेनर भी बन जाए। 6.5% ऊपर, अब 359 का हाई, मतलब राजेश जी की जो फर्स्ट टारगेट था उसके काफ़ी करीब, 360 का टारगेट था उसको थोड़ा 365 का टारगेट था, उसके काफ़ी करीब अब हम इस समय आ रहे हैं यहाँ पर। एक आध और ऑयल एंड गैस स्टॉक पकड़ लें जरा, एक बार गेल लेकर आइए जरा, गेल, IOC, राजेश जी इनमें से कोई स्टॉक ढंग का लग रहा है, IOC या गेल? देखिए, मुझे तो ये पूरा पैक ही आज अच्छा लग रहा है। जैसे कि गेल की अगर बात करें तो गेल में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 170 का ब्रेकआउट है और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है वो मुझे लगता है अनुज जी 182 एक पहला टारगेट होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है ये 188 टू 190 तक की यहाँ पे जगह अनफोल्ड हो रही है। तो आज पूरा ट्रैक्शन ही यहाँ पे पोस्ट आप कह सकते हैं 12 बजे के बाद मैंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया, तो गेल आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा इनिशियली वो रहेगा 173 का। तो ये पूरा पैक एक्शन में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो PSUs स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। पावर पैक से आप बात कर लें, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, इनफैक्ट डिफेंस पैक से अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी, PSUs अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो एक सेक्टर ये पावर सेक्टर और दूसरा डिफेंस सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है फिलहाल? देखिए, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। पावर की जब हमने बात करी तो थोड़ी देर पहले हमने एनटीपीसी दिया था। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अभी, मार्च आधा ही हुआ है और कलकत्ता की खास बात की जाए तो 37-38 डिग्री का टेम्परेचर दिखाने लगा है। तो इस हिसाब से लगता है कि पावर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आईआईपी के जो डेटा है वहाँ भी दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, खास करके माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ भी पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। तो पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, पावर सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है और इस लिहाज से हमने एनटीपीसी दिया था। दूसरी पसंद हमारी सीईएससी की रहेगी, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है। अब आते हैं डिफेंस पे, तो डिफेंस में जिस तरीके की मार पड़ी पिछले 6 महीने में डिफेंस स्टॉक्स में, अगर आप देखो तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो आधे-आधे ऊपर के लेवल से लगभग 50% तक टूट चुके हैं। तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अब थोड़े-से लेने की हालात में आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखे जाए तो भारत डायनामिक्स का ले लीजिए या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ले लीजिए, बीईएल का ले लीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें सबसे बेहतर जो लग रहा है वो इस वक़्त बीईएमएल का है, जो न केवल डिफेंस में बल्कि माइनिंग में, मेट्रो कोचेज़ में भी है और तीनों ही सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। डिमांड अच्छी बनी हुई है, ऑर्डर बुक बहुत शानदार है और ऊपर के लेवल से देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्शन कर चुके हैं। मुझे लगता है बीएमएल पे खास ध्यान देना चाहिए। खास ध्यान रहना चाहिए। और राजेश अग्रवाल जी ने गर्मी की बात छेड़ी ही है, तो अब इसी विषय पर रहते हैं और इसी की बात करते हैं। देखिए, देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, कई इलाकों में समय से पहले ही लू ने दस्तक दे दी है। प्रचंड गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन एसी, कूलर, फैंस और पावर कंपनियों के लिए ये फायदे का मौसम है। तापमान में तेजी को देखते हुए किन शेयरों पर आपका फोकस होना चाहिए, ये बताने के लिए दीपाली राणा जुड़ी हुई है। बताइए दीपाली, कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में? थैंक यू श्रेया। और अभी इनफैक्ट राजेश जी कोलकाता की बात कर रहे थे कि 37-38 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। मार्च चल रहा है और अगर आप बाहर निकलेंगे तो मई जैसी फील आपको मिल रही है। और इनफैक्ट ये दिल्ली या कोलकाता का हाल नहीं है, ज़्यादातर राज्यों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट अगर IMD के डेटा की बात करें तो लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मार्च में ही जो पारा है वो 40 डिग्रीज के पार जाने की पूरी संभावना है और अगला एक हफ्ता तो और ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके के अलर्ट IMD से जारी किए गए हैं। अगर हम डिमांड की बात करें और जिन पॉकेट्स की आप बात कर रही हैं तो यहाँ पर तो अर्ली समर्स का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट आते हुए देखा है। कौन कौन सी पॉकेट्स हैं? अभी पावर सेक्टर का जिक्र कर रहे थे राजेश जी। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले डिमांड ज़्यादा रहेगी और 229 गीगावाट की पावर डिमांड रह सकती है। अप्रैल मंथ में पिछले साल 210 गीगावाट की डिमांड थी। तो पावर स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, लेकिन एसी, कूलर बनाने वाली कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, जिसमें वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सिम्फनी है, जो एसी रेफ्रिजरेंट की कूलिंग में काम करती हैं, जैसे SRF जैसी कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है, वो बेनिफिशियरी रहेंगी। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास, ब्लू स्टार या सिम्फनी की बात करें तो इन्होंने तो पूरी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी तैयार कर ली है इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए। जो फैंस बनाने वाली कंपनी है वो भी डेफिनेटली फायदे में रहेंगी, जिसमें हेवल्स है, क्रॉम्पटन है। इनफैक्ट पावर क्षेत्र में तो JSW एनर्जी, NTPC, टाटा पावर, CSE बेनिफिशियरी रहेंगे ही, लेकिन अगर
इंक्रीज डिमांड को मीट नहीं कर पाए तो यूपीएस और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर एक डिमांड सर्ज देखने को मिलेगी जिसमें कमिंस है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स है, एक्साइड है, महाराजा बैटरीज है, ये लाइकली बेनिफिशियरी रह सकते हैं। और लास्टली अब ज़्यादा गर्मी है तो आइसक्रीम्स की डिमांड तो बढ़ेगी और उस स्थिति में वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज को फ़ायदा होगा। कुछ और वीकेंड प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी तो यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसी कंपनीज को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसी पॉकेट्स हैं जो बेनिफिशियरी रह सकती हैं इन अर्ली समर्स का। बिल्कुल, और सही पूरा एक वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो दीपाली ने गिना दिए यहाँ पर। चलिए इनमें से एक पिक कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं यहाँ पर इस समय। वोल्टास वोल्टास में काफ़ी बड़ा मूव है, लेकिन आज करेक्शन है यहाँ पर 2.5% के करीब। राजेश अग्रवाल जी, कलकत्ता में भी भयंकर गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन अगर इनमें से चुनना हो कोई स्टॉक तो कौन सा होगा? वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी? वोल्टास के साथ जाना चाहूंगा। टाटा का ब्रांड, अच्छी खासी ऑर्डर बुक, न केवल एसी में बल्कि ईपीसी बिजनेस पे भी है। अच्छा खासा बिजनेस इनके यूएई से भी आता है। थोड़ा करेक्शन इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी स्टॉक में, इस वजह से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन 1800 रुपए के टारगेट इसे आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है और इस पूरी गर्मी के माहौल का जो दीपाली ने अभी डिस्कस किया, उस हिसाब से कहा जाए तो दूसरी पिक हमारी वरुण बेवरेजेस की रहेगी, जो केवल न केवल भारत में बल्कि अगर आप देखो तो श्रीलंका में भी अपना काम कर रही है और भी कई नेपाल जैसे देशों में कर रही है। और यूएस से बाहर अगर कहा जाए तो पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलिंग प्लांट है और न केवल कार्बोनेटेड बल्कि नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अच्छी खासी बढ़त बना रही है। तो ये 2 पिक्स हमारी ये गर्मी को देखते हुए रहेगी, वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस, चलिए ये स्टॉक आइडियाज़। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट्स पर, सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर बात करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। 2 हफ्ते पहले अगर हम मिले होते तो मैं आपसे ये पूछता होता कि बॉटम कहाँ है मार्केट में। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये मार्केट अब वन वे वापस 24-25 हज़ार पर जा रहा है? क्या व्यू है आपका अब? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव टर्न पॉजिटिव ऑन द मार्केट और मेरे ख्याल से अच्छा बाउंस मार्केट में देखने को मिल रहा है। और जितना भी नेगेटिव न्यूज़ था, आई थिंक मोर लेस ये डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है वो आंसर करना बहुत मुश्किल है, बट आई कैन गिव यू वन इंडिकेशन कि हमने क्या देखा था फ्रॉम सितंबर ऑफ 2024 टू मार्च। We had seen a pattern of lower lows and lower highs and lower bottoms. तो ये अगर पैटर्न रिवर्स हो जाता है and we are getting higher lows and higher highs, then we can be convinced कि बॉटम काफी अच्छा बॉटम is in place और धीरे धीरे इस मार्केट का इस मार्केट will build a good foundation और धीरे धीरे it can recover lost ground from these levels. वैसे भी बॉटम और टॉप प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। So all we can say intuitively is that fundamentally I think the worst seems to be over और काफी सारा नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंट हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है पिछले कुछ दिनों में वो एनबीएफसीज। आज भी देखिए मनापुरम तो खैर ऑब्वियसली न्यूज़ ड्रिवन है, 10% ऊपर, लेकिन यहाँ बहुत शानदार रैली रही है। इधर आपका क्या व्यू होगा? प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे यहाँ पर? देखिए अनुज, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन एनबीएफसीज और मेरे ख्याल से large NBFCs also will do very well, the likes of Bajaj Finance and Chola. Usual disclosure, we and our clients are invested in it. और मिड कैप NBFCs का भी प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो RBI ने चेंजेस किए हैं एज रिगार्ड्स रिस्क वेटेजेस फॉर लोन्स टू NBFCs, इससे काफ़ी लिक्विडिटी NBFCs को मिल सकती है। दे विल बी एबल टू इम्प्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। और ये 12 लाख का जो रिबेट दिया है, a lot of it may go towards making down payment for appliances or automobiles or any big ticket item, जहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है NBFCs को लेंड करने के लिए। तो अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए NBFC का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा और बेस इफेक्ट का भी फ़ायदा उनको मिलेगा। आई वुड से ग्रेजुअली जो NPA रिलेटेड इश्यूज थे, दे ऑल्सो आर गेटिंग रिजॉल्व। सो वेरी वेरी पॉजिटिव NBFC और इन्वेस्टर को इस सेक्टर पर ज़रूर से ओवरवेट रहना चाहिए।
आपको पसंद है एनबीएफसीज। गुड आफ्टरनून दीपन जी, श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी सेक्टर को लेकर मेरा सवाल है, जिस तरीके से रिकवरी आज के सेशन में आईटी पैक में हमें देखने को मिली, एक्सेंचर के रिजल्ट, उसके बाद उसके मैनेजमेंट की वीक कमेंट्री के बावजूद एक रिकवरी आई है। एक्सेंचर एक बेलवेदर के तौर पर हम उसको देखते हैं। आप कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर को? क्या आपने इसमें एक्सपोजर बढ़ाया है? क्या प्रिफर्ड पिक्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर आपके? I think strategically we are getting underweight IT. और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को भी सॉफ्टवेयर कंपनीज, स्पेशली लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और बहुत देर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन द आईटी स्पेस जहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15-16% ग्रोथ रेट्स, क्योंकि अगर कंपनी 15-17% ग्रो नहीं कर सकती है तो इट कैन नेवर डिलीवर गुड रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जो हमको कंपाउंडिंग रिटर्न्स चाहिए, दैट कम्स ओनली व्हेन अ कंपनी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट 15% प्लस, और शायद एक या दो आईटी कंपनीज होगी which can grow at that particular level. So I'm being very cautious on entire software services pack. और सबसे बड़ा challenge I think apart from global slowdown and what is happening in US economy, uncertainties around Trump tariff, एक ये जो बड़ी बात हो रही है that is the establishment of global capability centers GCC. इनका इतना सारा कंपटीशन आ रहा है स्पेशली फॉर लार्ज कैप आईटी, कि ये जो कंपटीशन है, ये जो डिसरप्शन है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, मेरे ख्याल से दैट हैज नॉट गॉट डिस्काउंटेड इन द पी मल्टीपल्स ऑफ लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज। और कई सालों तक इनकी ग्रोथ रेट्स में भी सब पार सिंगल डिजिट टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, जो कोई भी इन्वेस्टर को शायद इंटरेस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। सर ये सीजनल स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, समर सीजन स्टार्ट हो रहा है और वोल्टास, हैवेल्स, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स फोकस में। हालांकि आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें देखने को मिला वोल्टास में, लेकिन अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों से इस पूरे पैक में हमें देखने को मिली। यहाँ पे आपने कोई एक्सपोजर बढ़ाया है क्या फिलहाल सीजन को देखते हुए? जी हाँ, लेकिन डिस्क्लोजर देना बहुत ही ज़रूरी है। आई सॉ आपका रिपोर्ट मैंने देखा अबाउट द कंपनीज, वोल्टास के बारे में आपने डिस्कस किया, लेकिन ये पूरा जो समर सीजन, ये जो इन्वेस्टमेंट थीम, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो मेरे ख्याल से दो मिड कैप कंपनियां हैं आई थिंक विच विल डू एक्सेलेंट। यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड और मे इन्वेस्ट, इसलिए हमारे व्यू थोड़े बायस हो सकते हैं। एक तो है कंपनी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो है सिम्फनी। बहुत ही बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, लेकिन पिछले 3-4 साल में देयर हैव बीन चैलेंजेस ऑन वेदर फ्रंट एंड ऑन इंटरनल इश्यूज, बट पिछले 2-3 क्वार्टर अच्छे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है, आपके चैनल पे भी आ चुके हैं। तो ये एक कंपनी है जहाँ पर वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, इट इज अवेलेबल एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू द एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और इसकी जो पोजीशन है, आई थिंक इट इज़ वेरी डोमिनेंट विद इन द एयर कूलर इंडस्ट्री, और उनका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही बढ़िया है, विच इज़ बीइंग एसेट लाइट। दूसरी कंपनी है विच इज़ वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, आई रिपीट वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न, स्मॉल कैप कंपनी है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वाडीलाल इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे बड़ी इशू ये है कि द प्रमोटर्स, देयर इज सम इशू विद द प्रमोटर्स एंड लिटिगेशन, एंड देयर आर सम अनसर्टेनिटीज अराउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल। लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, करीबन 34 से 36% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड पुल है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही बढ़िया है। ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन अ बिट मिक्स्ड, बट मेरे ख्याल से द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर दे विल रिपोर्ट एक्सेप्शनल अर्निंग्स विच कैन ट्रिगर एन अपमूव इन द स्टॉक प्राइस। लेकिन ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, और ये दोनों कंपनियों पर हमें सही तरीके से डिस्क्लोज देना ज़रूरी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत शानदार रैली आ रही है इस समय, यहाँ पर क्या करेंगे आप? Oil marketing companies, well, surprise, surprise, Anuj, we are positive on oil marketing also. 30 साल के करियर में I've never looked at buying HPBP, लेकिन ये एक beaten down sector है, और अगर oil prices कम होते हैं then definitely marketing losses या marketing margins improve हो सकते हैं, and you could have a nice trading rally in BPHP. They may also distribute very good dividends, जिसकी वजह से overall total returns भी improve हो सकते हैं। और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग HPBPs की आपका जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का PE है, वो ये दो कंपनियां कम कर सकती है, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। और स्पेशली BP और HP में कई सारे ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, नॉट ग्रीन फील्ड,
ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी कमीशन हो रहे हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आई थिंक इन्वेस्टर शुड बी पॉजिटिव ऑन द इंटायर ऑयल मार्केटिंग सेगमेंट। बट ये कोई लॉन्ग टर्म बेट नहीं है, यानी आप इसको 3, 4, 5 साल तक खरीद नहीं सकते। 6-12 महीने का अगर आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, देन दीज कंपनीज कैन डू वेरी वेल आई थिंक। ओके, बेन की एंट्री के बाद मनापुरम खरीदेंगे क्या आप दीपन जी? No, Anuj, I think it's best to be with the large NBFCs. और अगर आपको पंट लेना है, I'm not usually advising that, लेकिन अगर आपको again high risk high return play करना है, then go for the microfinance companies. Credit Access Grameen है, Spandana है, so you can go for these companies. कुछ ऐसे small mid cap finance companies भी जैसे कि IFL Finance है, I think which where there's a possibility of earnings re-rating. So काफी सारी choices है. But Manappuram also is not bad at all. I mean, I like gold loan companies as well, but better to buy at a correction. That's what I feel. लेकिन more importantly, investor को क्या करना चाहिए कि they should position the top 1 or 2 NBFCs as part of their core holding. यानी कि आपके top 5, top 7 holdings में ये कंपनियां होनी चाहिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम है और L&T फाइनेंस है. These are all blue chip companies from very strong business houses. अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, विद द एक्सेप्शन में भी L&T फाइनेंस और मल्टी प्रोडक्ट NBFCs है, ताकि अगर एक सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है या देयर इज सम पेन और NPA, देन दे कैन फोकस ऑन अदर सेक्टर्स. अगेन डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड. ठीक है, दीपन जी, आपने NBFCs के ऊपर कहा आपको पसंद है, ऑल इन मार्केटिंग कंपनीज आपको पसंद है, लेकिन Q4 की शुरुआत होने वाली है और मुझे ये जानना है आपसे कि कहाँ लग रहा है कि आपको अर्निंग विजिबिलिटी सही हो सकती है? इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर्स को छोड़ के कोई और सेक्टर आपको पसंद आ रहा है? देखिए, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट मार्च क्वार्टर, लेकिन जून क्वार्टर एंड बियॉन्ड आई वुड से कि मे बी सीमेंट कंपनीज, अगेन सरप्राइज इतने सालों के बाद वी आर गेटिंग पॉजिटिव ऑन द सेक्टर. सो सीमेंट कंपनी के नतीजे अच्छे आ सकते हैं. आई एम नॉट श्योर मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, पर बेस इफेक्ट का फायदा है. कंसोलिडेशन की वजह से दे मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर मार्जिन्स ऑल्सो, और वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव होंगे. एज आई अंडरस्टैंड एग्जीक्यूशन ऑल्सो इज पिकिंग अप. तो ये भी लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आई थिंक सीमेंट ऑल्सो हैज अ गुड विंडो टू आउटपरफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 1 year और सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा व्यू रिटेल पर काफ़ी पॉजिटिव है. नॉट नेसेसरीली ट्रेंड, बट टियर 2 प्लेयर्स लाइक V2 और V-Mart, दे आर अवेलेबल एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू ट्रेंड, एंड उनके भी नतीजे अच्छे आए हैं. दे हैव गॉट देयर एक्ट इन ऑर्डर एंड दे आर ग्रेजुअली ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस. और बाकी जो है, आई थिंक विद इन द रिटेल स्पेस दे आर दी स्पेशलिटी रिटेलर्स, जैसे कि कैंपस एक्टिववेयर है, या फिर मेट्रो ब्रांड्स है, ईथॉस वॉच है, या फिर गो फैशन है, वेदांता है. आई थिंक ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कंपनीज, आई थिंक आफ्टर 2-3 years ऑफ सॉफ्ट डिमांड, वी आर सीइंग अ गुड अपटिक टेकिंग प्लेस ओवर देयर. और मेरे ख्याल से अगर अर्बन कंजम्पशन इम्प्रूव होता है, देन दीज कंपनीज ऑल्सो आई थिंक कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स. इनके बैलेंस शीट अच्छे है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, एंड डिसेंट रनवे फॉर ग्रोथ ऑल्सो आई थिंक. जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जी, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए सर. अब चलते हैं बाजार की ओर. देखिए, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हम, और निफ्टी 151 अंक ऊपर 23,341 के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ, और हाई से अपने लगभग 60 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी लग रही है. अनुज जी, बताइए आप क्या लग रहा है, स्ट्रैटेजी क्या कैरी करें यहाँ से? मंडे के लिए फ्रेश न्यूट्रल कॉल रहेगा कि अभी हम लॉन्ग बने रह सकते हैं? नहीं, लॉन्ग बने रह सकते हैं. न्यूट्रल क्यों रहेंगे हम? क्योंकि मार्केट में, अच्छा देखिए, क्यों रहे न्यूट्रल? जी, मार्केट में मैक्सिमम क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग आ जाएगी, नहीं तो फिर गैप अप होगा. अभी लोग मिस आउट कर चुके हैं इस रैली को. अब इतनी आसानी से ये मार्केट आपको बाय कराएगा. अब ये मार्केट ना आपको 23,500 पे बाय कराएगा. ये मार्केट आपको 24,000 पे बाय कराएगा. हो सकता है उसके बाद मार्केट स्लिप हो, लेकिन अभी ये मार्केट यहाँ नहीं रुकने वाला है. हाँ, वीकेंड है, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं. आप वीकेंड है, इसके लिए 23,300 के पुट लेके चले जाएं, हेज कर लें अपने आप को. मंडे मॉर्निंग को आप खुलेंगे तो उसको निकाल दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कोई बहुत ज़्यादा उसका प्रीमियम नहीं है, थोड़ा एक इंश्योरेंस कॉस्ट समझ लें उसको. आज का लो एक नया स्टॉप लॉस हो जाएगा अब आपके लिए. अब इस ट्रेड से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा.
और ओवरनाइट ट्रेड में स्टॉप लॉस ना लगे उससे बचने का तरीका है हेजिंग। बाकी सुबह सुबह उस हेज को निकाल दें, इंटरडे में स्टॉप लॉस लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब 200 डे मूविंग एवरेज दोनों, निफ्टी में मुझे लग रहा है 24,000 का मूव बहुत फास्ट आएगा। इनफैक्ट मुझे तो हैरानी नहीं होगी कि एक्सपायरी पे आ जाए 24,000 का मूव। यहाँ 600 पॉइंट तो बचे हैं निफ्टी में, क्या दिक्कत है? 600 भी पूरे नहीं है, हाँ सॉरी 650 पॉइंट बचे हैं, आ सकता है। बैंक निफ्टी पर 51,000 का वो जो मेरा लॉजिकल टारगेट था पहला 50,000 का था, वो तो पूरा हुआ था, अब 51,000 का है, वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आ सकता है। वो तो मुझे लग रहा है हो सकता है मंडे को ही आ जाए। आप एक बार स्टॉक्स देखिए जरा, बैंक निफ्टी देखिए आप किस तरीके से क्लोज दिखा रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दो तीन स्टॉक्स देखिए। FIs ने अभी तो बाइंग करनी शुरू करी है, अभी तो उनको इस मार्केट में मोमेंटम उन्होंने स्निफ करना शुरू करा है। आपको याद है 2-3 महीने पहले कैसे हैंगसेंग चाइना एक महीने में 10% भाग रहे थे? हमारी मार्केट क्यों नहीं भाग सकती एक महीने में 10%? बिल्कुल। अगर पैसा आना शुरू हो गया हम भाग सकते हैं, हम 4% भागें। अच्छा पता क्या होता है, हम कई बार नई चीज़ भूल जाते हैं, हम 4% भागें मतलब ठीक है एकदम एग्जैक्ट लो पॉइंट से गिनेंगे तो 6% हो गया, लेकिन हम वैसे देखा जाए तो जहाँ से इस रैली की मोरल शुरुआत हुई है हम 4-5% भागे हैं निफ्टी पर। चलिए ठीक है 5.5%, क्योंकि आप एकदम लोएस्ट पॉइंट ले रहे हैं तो उसके हिसाब से 5.5% भागे हैं। 10% क्यों नहीं भाग सकते? हम बिल्कुल भाग सकते हैं मेरे ख्याल से, और गिरे भी तो इतना थे मार्केट पर, तो बिल्कुल बने रहें। चाहें तो अपने आप को हेज कर लें और मंडे को उस हेज को भले ही चाहें तो निकाल लें। और वो हेज में मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवरनाइट में कल को कोई एकदम ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए जो हमने देखी ही ना हो, इसके लिए अपने आप को हेज करना जरूरी होता है, और कोई रीज़न नहीं है। इंटरडे में तो हम हेजिंग की भी बात नहीं करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी क्या कैरी करें कल के लिए, नहीं मंडे के लिए, सॉरी कल तो गुरुकुल है। हाँ। सो SRF को लेकर जा सकते हैं, बहुत अच्छा 3000 के लेवल के ऊपर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने, और ऑप्शन पोजिशनिंग भी काफी सूदिंग है। मुझे लग रहा है 3030 के लेवल पर है एज अ पोजिशनल टारगेट। ये लगता है 3150-3300 के लेवल शॉर्टर टर्म में देता हुआ दिखेगा। अंटिल काउंटर 2999 3000 के लेवल के ऊपर है, इस काउंटर में आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। SRF कविता जी को पसंद है, इसमें आप बने रह सकते हैं। गाबा सर आप बताइए मंडे के लिए क्या पिक किया है आपने? BTST और स्टॉक का नाम है डाबर, जो सुबह मैंने क्विक सिंगल्स में दिया था, उसका टारगेट था 510 का, आज 508 हो गया, लगभग वहीं पहुंचा है। लेकिन मुझे लगता है अब भी इसमें तेजी है, अब ट्रेड कर रहा है 506-7 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 505 का, 1.5-2 रुपए का स्टॉप है, टारगेट 518 के हैं। डाबर गावा सर की पिक होगी डाबर। मानस जी आपके पिक मंडे के लिए? तो देखिए आई थिंक यूनियन बैंक पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। यूनियन बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट में देखने को मिला है, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यूनियन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 122 रुपए 50 पैसे के प्राइस चल रहे हैं, 119 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक की फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 128 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करेंगे। यूनियन बैंक डे हाई के आसपास, डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, ये मानस जी के पिक मंडे के लिए। राजेश सातपुते जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? श्रेया जी मैं पीडीलाइट को लेके जाऊंगा, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है अगर आप डेली चार्ट देखें तो। एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉन्ग एडिशन है, वी कॉल इट एज अ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। एक कंसोलिडेशन था और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो जनरली ऐसे कंसोलिडेशन के बाद काउंटर रिट्रेस नहीं होता, अगर होता भी तो बाइंग होती है। तो देखिए पीडीलाइट का जो कंसोलिडेशन हो रहा है फिलहाल, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2800 के ऊपर है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2780 का, और पीडीलाइट लेके जाएंगे। मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 2880 से लेके 2910 का। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड होगा। ओके अमित जी आपका ट्रेड मंडे के लिए? जी अनुज जी मैं टाटा मोटर्स लेके जाऊंगा। टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन कर रहा है और ऑप्शन चेन में एक्टिविटी काफी पॉजिटिव है। इसे बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 715 रुपीज और स्टॉप लॉस रहेगा 604 रुपए का, 694 का। ओके मीनवाइल ये जो आप फ्लैश देख रहे हैं फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेज़ी फरवरी 2021। खैर वो समय था जब कोविड का समय था, तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी इस तरीके के मूव आते थे, लेकिन 4 साल की सबसे बड़ी निफ्टी की वीकली तेज़ी है। और इस हफ्ते हम मेरे ख्याल से निफ्टी पर 4.5% के गेंस के साथ बंद हो रहे हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत ही शानदार मार्केट के लिए हफ्ता। चलिए राजेश जी आपके पास भी कोई स्टॉक है मंडे के लिए? देखिए मंडे तो नहीं, बट थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए कहा जाए तो मैं लार्सन के साथ जाना चाहूंगा। 2024 में अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, मात्र 3-4% की बढ़त हुई थी।
लेकिन ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, 5,64,000 करोड़ का 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स अगर आप देखें तो 42% की ऑर्डर बुक जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स है और उस इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की 85% मिडिल ईस्ट से आती है। कंपनी का फोकस हाइड्रोजन पे, डेटा सेंटर्स पे बड़े एक्सपेंशन की बात हो रही है, अच्छी ग्रोथ की बात हो रही है, खास करके माइनिंग वगैरह सेक्टर से। मुझे लगता है ये स्टॉक अब तैयार है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए, यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। अब यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम बाजार की बात करें तो सबसे बड़ा वीकली गेन पे बाजार आपको क्लोज होता हुआ नजर पड़ेगा। 4 साल के सबसे बेस्ट वीकली गेन आपको दिखाई देंगे फरवरी के पहले हफ्ते 2021 के बाद। तो शानदार बाजार की रैली देखने को मिल रही है। और अगर हम क्लाइंट्स यानी रिटेल का डेटा देखें तो अभी भी लगभग 1,80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो शॉर्ट हैं टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स वाइज। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग रैली आपको रिटेल की तरफ से भी आती हुई नजर पड़ रही है। 2 स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट में जो आज फोकस में है, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा। डीलर्स यहाँ एक M&A एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। 2 से 3% की रैली यहाँ मुमकिन है और लो लेवल्स पे बाइंग दिखाई पड़ रही है ऑटो स्टॉक्स में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक है जो डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी बजिंग है आज, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। लेकिन गैस स्टॉक्स में IGL की डीलर्स जो है फरमाइश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट डेटा 4 से 5% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, फ्रेश लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जो 202-205 तक के लेवल्स दिखा सकता है मार्च सीरीज में। तो ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, IGL, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसे कुछ काउंटर्स जहां डीलर्स खरीदारी की राय देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया यतिन डीलिंग रूम चेक के लिए। देखिए, आने वाले दिनों में रेलवे के फ्रेट टर्मिनल्स, लैंड पार्सल समेत दूसरे एसेट के मोनेटाइजेशन में बड़ी तेजी आ सकती है और इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपाली नंदा मौजूद है। दीपाली, बताइए कि एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी के लिए क्या प्लान बनाए जा रहे हैं? देखिए श्रेया, अगर रेलवे की बात करें तो अब एक नया प्लान रेल मंत्रालय की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसमें सभी जोन से ये मांगा गया है कि आप बताएं कौन से ऐसे लैंड पार्सल या फिर फ्रेट टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन आपके जोन्स में मौजूद है जिन्हें बिना देरी के मोनेटाइज किया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मार्च की शुरुआत में ही कैबिनेट सचिव की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें पूरा रिव्यू किया गया था एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर, और उसमें रेलवे की परफॉर्मेंस काफी स्लो पाई गई थी, फटकार भी लगी थी रेल मंत्रालय को। और उसके बाद अब ये सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि हरकत में आता हुआ रेल मंत्रालय दिखाई दे रहा है। सभी जोन्स को कहा है कि इस तरह के एसेट्स की पहचान जल्द से जल्द किए जाए जिन्हें मोनेटाइज किया जा सके। मैं आपको बता दूं, जो वित्त वर्ष 2025-26 है, अगला कारोबारी साल है, उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 1.7 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी कि इतने एसेट मोनेटाइज करके रेलवे को धनराशि इकट्ठी करनी है। हालांकि रेल मंत्रालय सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक बार फिर से कैबिनेट सचिव को अप्रोच कर सकता है कि जो टारगेट रखा गया है 1.7 लाख करोड़ रुपए का, उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाए। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी मांगी गई है सभी जोन्स की तरफ से। और साथ में मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि अब तक जो टारगेट रेलवे के लिए तय किया गया था उसमें भी सिर्फ 30% ही वो हासिल कर पाया है। तो ओवरऑल काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रेलवे का रहा है। और अब इनोवेटिव आइडियाज के साथ सभी जोन से सुझाव मांगे हैं कि आप बताएं कौन से एसेट्स हैं जिन्हें जल्द से जल्द मोनेटाइज किया जा सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आप दीपाली, ये पूरी की पूरी जानकारी सामने रखने के लिए। चलिए अब कुछ और बात करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की। बाजार का सेंटीमेंट सुधरने से कैपिटल मार्केट के शेयरों में तेज़ मोमेंटम है। थोड़ी सी आपको डेटा बताते हैं कि स्टॉक्स में किस तरीके की रैली आई। मिताली के पास चलते हैं। मिताली, बताइए। जी, मार्केट की रैली के अनुसार इस कैपिटल मार्केट इंडेक्स में भी हमें अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला है। कैपिटल मार्केट लिंक जो स्टॉक थे जैसे BSE, CDSL, एंजल वन, ये अपने पीक से करीबन 30 से 50% तक करेक्ट होते हुए नजर आए। करेक्शंस के कारण वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं अब। और रिपोर्ट्स की माने तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशंस है, जो फंडामेंटल्स है, वो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, जिसके कारण हमें इन पर्टिकुलर काउंटर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही
इंडियन मार्केट्स पर जिस तरह से पूरी दुनिया का भरोसा है, ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के इन सेक्टर्स में हमें और ज़्यादा अच्छी वैल्यूज और अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मार्केट की करेक्शन की अगर बात करें तो जो निफ्टी है वो 17 से 18% फिसला था, लेकिन इस पूरे मार्च के महीने की बात करें तो 6% की हमें रिकवरी देखने को मिली है। साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप जो सबसे पिटा हुआ इंडेक्स था, वहाँ पे बात करें तो इस मार्च के महीने में 10% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप में भी आप देखिए तो यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे हफ्ते में देखें तो नोवामा वेल्थ, एंजल वन, केफिन टेक, बीएसई, यहाँ पे आपको 15 से 20% की अच्छे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, जो कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्टेड थे। वैसे ही एमसीएक्स, मोतीलाल ओसवाल, सीडीएसएल, कैम्स भी इस लिस्ट में शामिल नजर आएंगे और पूरा सेक्टर ही अभी बजिंग है, जहाँ पे हमें अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इवन आज के सत्र की भी बात करें तो सारे ही स्टॉक्स आपको ग्रीन में नजर आएंगे। बिल्कुल, सारे स्टॉक्स ग्रीन में है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बीएससी पर राजेश अग्रवाल जी और मानस जी दोनों ही बेट लगा रहे थे। अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट हुआ, फिर उसमें से तेज़ी भी देखने को मिली। मानस जी आप बताइए, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट शेयरों में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बीएससी के अलावा कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, दूसरा स्टॉक एंजल वन का है, क्योंकि मेरा समझना है कि अब ये बिल्कुल तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। 2550 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है, करीब करीब 200 रुपए की तेजी करंट लेवल से। तो यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 2239 के नीचे लगाने हैं, 2239 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 2550 के टारगेट आप पोजीशन बेस पे सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है, किस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है ऑप्शन में। ओके, चलिए अब आपको एफएनओ बैन का अपडेट बता देते हैं एक बार। काफ़ी अपडेट्स हैं आज, काफ़ी स्टॉक बैन से बाहर आ सकते हैं। पॉलीकैब तो शायद ना आए, 85% पर है। हिंदुस्तान कॉपर भी शायद ना आए, लेकिन मणप्पुरम और सेल इनके बैन से बाहर आने की तैयारी हो रही है। करीब करीब 80% के करीब पोजीशनिंग हुई है। अब आते हैं आज की मार्केट ब्रेड पर। ऑब्वियसली आज की मार्केट ब्रेड भी आपको अच्छी खासी पॉजिटिव दिखाई देगी। एक बार फायर करते हैं उसको और देखते हैं कहाँ पर लॉन्ग बने, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई। 97 स्टॉक्स में लॉन्ग बने, 80 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग। आप एक्सपायरी काफ़ी करीब हैं। 29 में शॉर्ट और 15 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्विकली लेकर आइए आप जरा आप लॉन्ग वाले स्टॉक्स। तीतागढ़ लीड कर रहा है उसको, फिर एम्फेसिस, पूनावाला, अदानी ग्रीन और एल&टी फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स देखते हैं। सबसे ऊपर मणप्पुरम दिखाई देगा आपको, फिर बीएससी, एचपीसीएल, वोडाफोन आइडिया और आदित्य बिरला कैपिटल। शॉर्ट बिल्डअप ये आपकी स्क्रीन पर, और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं एक बार। वो लिस्ट हालांकि काफ़ी कम रही है। राजेश जी बताइए, वीकेंड पे क्या देखें? वीकेंड पे दो बहुत शानदार ऑप्शंस है आपके पास। एक तो अनोरा है, जिसे ऑस्कर में 5 ऑस्कर मिले हैं, और जो टाइटल रोल कर रही है मिकी मेडिसन, उसे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एक कॉमेडी ड्रामा है जो कि मुझे लगता है कि वो अच्छा हो सकता है। दूसरे, अगर वेब सीरीज की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आ रही है, खाकी द बंगाल चैप्टर। इसमें अगर कहा जाए तो हमारे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप के आर्टिस्ट हैं, फिर वो चाहे जीत हो, प्रसन्नजीत चटर्जी हो, शाश्वता चटर्जी हो, प्रामरता हो, ऋत्विक भौमिक हो, सारे उसमें हैं। एक तरीके से मल्टी स्टारर वेब सीरीज है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। हालांकि स्टोरी लाइन जिस तरीके से खाकी द बिहार चैप्टर आया था, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पूरी पूरी मसाला वेब सीरीज होगी, लेकिन इस कास्टिंग को देखते हुए इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिन लोगों को बंगाली आती है उसे बंगाली वर्जन ही देखना चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप जरूर हिंदी में देख सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसे बंगाली वर्जन में भी देख सकते हो। इसके अलावा एक वेब सीरीज, छोटी वेब सीरीज है, लूट कांड है। कुछ 2-3 मलयालम और तेलुगु वेब सीरीज है। एक स्काई फोर्स है जो अक्षय कुमार की मूवी है, थिएटर में रिलीज हुई थी, वो इस बार ओटीटी पे रिलीज हो रही है। वैसी कुछ ऑप्शन है नहीं। मुझे लगता है कि अनोरा और खाकी ये दो है जो लाइमलाइट में रहेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, वीकेंड पे हम लोग तो खैर बिजी होंगे क्योंकि हमारा मार्केट गुरुकुल होगा, तो उसमें भी जुड़िए। और स्पेशली जिन लोगों ने रजिस्टर करा है उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है। दिन में जुड़िए और रात में मूवी देखिए, ऐसा कुछ। हाँ, दिन में जुड़िए, रात में मूवी देखिए। और मार्केट गुरुकुल एक आखिरी मौका आपके लिए। आखिरी के 4.5 घंटे बचे हैं रजिस्टर करने के लिए, और आप रजिस्टर करिए इसमें और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि 9 बजे हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे ताकि बैकएंड टीम उसके बाद अपना काम कर सके और वो सब लिंक्स वगैरह सबको भेजे जा सकें। चलिए, आज का
पंचनामा का टीज़र लेते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल आया आज? सवाल आज भी बहुत है और सवालों में खुशी झलक रही है लोगों की, जिस तरीके से पूरे वीक इन ग्रीन रहा बाजार। और सवाल है लाइफ इंश्योरेंस पे हम डिस्कस भी कर रहे थे, SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में तेज़ी। SBI लाइफ जिनके पास है 3.5% की तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिली, वो क्या करें? क्या वो जिनके पास पोजीशन है वो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से इस समय ना आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ना सोचें मार्केट में। ये मार्केट ऐसा है जिसमें और क्या ऐड करना है उसके बारे में सोचें। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में आई थिंक अच्छी तेज़ी आज सुबह हमने पिक भी किया था एक स्पॉटलाइट में। दूसरा SBI लाइफ वो भी अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। रोहित पूछ रहे कि इन्फोसिस ब्रोकरेजेस के टॉप पिक्स में है और लार्ज कैप की पहली पसंद है, लेकिन इस पर जब भी गिरावट आती है तो डेंट ज़रूर पड़ता दिखता है। लगभग 1.5% की गिरावट के साथ आज टॉप लूजर्स में शामिल है। तो जिनके पास है थोड़े मेरे प्रॉफिट में, तो वो निकल जाएं या फिर अभी भी वेट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर है ना, इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने कभी पैसा गंवाया नहीं है। और ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा पिटाई इसी की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक यही है। इसके लिए मेरे ख्याल से 2000 का स्टॉक करेक्ट होकर 1600 तक आ चुका है, और हो सकता है कि थोड़ा सा और गिर जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर पोटेंशियल है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ना IT में, अब आप वेट कर लें। 10 तारीख को TCS के नंबर है, 17 तारीख को इन्फोसिस के नंबर्स हैं, और उसमें वो एनुअल गाइडेंस देगी इन्फोसिस। इन्फोसिस के एनुअल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार एनुअल नंबर्स हैं, उसका वेट कर लें। तब तक इसको छोड़ दें कुछ समय के लिए। बाकी मार्केट में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। आप कुछ टाइम के लिए अगर इन्फोसिस या IT नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है। और जिस तरीके से आज ऑल इन मार्केटिंग कंपनीज में तेज़ी देखने को मिली, BPCL, ONGC, HPCL जिसका आप जिक्र कर रहे थे बार बार, वो अगर पोर्टफोलियो में है तो भी बने रहे, उसमें भी बिल्कुल बने रहें। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड आपके फेवर में है, और वो आई थिंक हमने एक हफ्ते पहले बात की थी इन सब स्टॉक्स की, वहाँ से लेके देखिए कहाँ तक आ गई हैं स्टॉक्स। तो बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए 335 पर शेयर में वापस जुड़ेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट का पंचनामा की, और कुछ और स्टॉक्स की भी बात होगी वहाँ पर। एक आध स्टॉक और देख लेते हैं जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड मोमेंटम काफ़ी अच्छा आया। PSU बैंक, निफ्टी PSU बैंक लेकर आई एक बार ज़रा। आई थिंक 3 दिन पहले हमने इसको पिक किया था टुवर्ड्स दिस टाइम ओनली, क्लोजिंग के टाइम पर। जिस तरीके से यहाँ पर अब मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, आई थिंक पैनल ने ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया चूज़ किया था, लेकिन मेरी नज़र जा रही थी पंजाब नेशनल बैंक पर। एक बार PNB का चार्ट देखते हैं। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है ये। मानस, कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। मैंने थोड़ी देर पहले यूनियन बैंक की बात की थी, वहां पर रिकमेंडेशन दिया था। और PNB में देखिए तो आज स्टॉक ने एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, जो कि काफी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे PNB में खरीदारी करिए, 91 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 99 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक पे फिलहाल ये रणनीति। अमित जी, जिस तरीके से अभी PSU बैंक्स की हम बात करते हैं, एक बार प्राइवेट बैंक्स की भी बात कर लेते हैं। HDFC बैंक देखिए डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक्सिस बैंक में भी अच्छा मोमेंटम, ये भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। देखिए HDFC बैंक में निचले स्तर से आज खरीदारी देखने को मिल रही है, और एक्सिस बैंक भी डे हाई पे क्लोज करने की तैयारी। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कौन सा स्टॉक पिक करे अगर करना हो तो? जी शेयर, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। HDFC बैंक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है, एक ब्रेकआउट इन प्लेस है। 1770 का प्राइस है। इसे अभी भी लिया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 1820, 1830। स्टॉप लॉस 1750 रुपए का लगाएंगे। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे अब ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है। इतने दिन से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज इसने क्रूशियल रेजिस्टेंसेस क्रॉस की 1060 की, तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी एक फ्रेश मूव आएगा। 1055 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1095 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 175 पॉइंट निफ्टी पर गेंस रहे, करीब करीब 3/4%। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1.25% ऊपर रहा। निफ्टी IT इस पे मजे ही 50 पॉइंट ऊपर था, सुबह 800 पॉइंट नीचे था। शानदार रिकवरी रही यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स 750 पॉइंट ऊपर, 1.5% के गेन। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर, शानदार गेंस। एडवांस डिक्लाइन 2000 बढ़ने वाले शेयर, करीब करीब 700 गिरने वाले शेयर, मतलब ऑलमोस्ट 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की रही। PSU इंडेक्स में अच्छे गेंस थे, करीब करीब 1.8% के। PSU बैंक 1.5% ऊपर था। फाइनेंशियल्स 1% ऊपर।
रियल एस्टेट करीब करीब 1%, ऑयल एंड गैस 1.8%, फार्मा में अच्छी तेज़ी थी 1.5%, निफ्टी बैंक करीब करीब 1% ऊपर था। सिर्फ एक मेटल्स था जो रेड में था, उसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स जो हैं वो आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और उसके बाद इस शो को समेटेंगे। सबसे ऊपर SBI लाइफ, NTPC हमारा कल का स्पॉटलाइट था, बजाज फाइनेंस, ONGC, BPCL, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। नीचे आपके ट्रेंड फिर से एक बार 1.5% गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, हिंडाल्को, विप्रो, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, BEL, ये कुछ स्टॉक रहे जहाँ पर गिरावट रही। लेकिन हफ्ते का शानदार अंत अगर आप देखें इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया तो निफ्टी करीब करीब 4-4.5% के गेंस के साथ बंद हुआ। ऐसा हफ्ता देखने के लिए खैर आंखें तरस गई थी और होपफुली अगला हफ्ता भी इसी तरीके से रहे। ऐसा ना भी रहे, इसका आधा हो वो भी चलेगा, लेकिन नहीं सर ऐसा ही है। और दर्शकों को बता दूं कि हमारे ग्रुप में जब ये खबर आई कि 4 साल के रिकॉर्ड को वीकली गेंस के स्तर पर निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो नींबू मिर्ची कमेंट सेक्शन में आ रहे थे और ग्रुप में आ रहे थे। बिल्कुल शानदार वीक रहा और ऐसे ही हम आगे भी उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और ऐसे में कोई भी आपके जहन में सवाल हो पोर्टफोलियो रिलेटेड, अपने स्टॉक्स रिलेटेड, तो अब से थोड़ी देर में 3:35 पर आप हमारे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स CNBC आवाज़ के साथ ही इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी इनफैक्ट, जहां हम आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। चलिए इस फिलहाल इस शो से इतना ही और सीधे अब मुलाकात होगी गुरुकुल में। सैटरडे संडे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आपको, साथ ही सोमवार को मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।